सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो तुम इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आराम से देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूलना। तो चलो वीडियो को फटाफट से कर लेते हैं शुरू। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर दिखाते हुए, जो कि अपने फोन में कुछ देख रहा होता है। क्रोम नहीं देख रहा होता है, वो फोन में इतना गुस्सा होता है कि वो एक बंदे से टकरा जाता है। जो बंदा गुस्से में आके हमारे मेन कैरेक्टर को दो चार गाली देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे बच्चे की तरह माफी मांग के वहां से चला जाता है और अब अपनी लाइफ को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है काश मैं इस दुनिया में अकेला होता। हमारे मेन कैरेक्टर की इतने कहने की देरी थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी येलो कलर की लाइटनिंग आके डायरेक्ट बिल्डिंगों से टकराती है, जिसके वजह से चारों तरफ कियोस छा जाता है, कारें उड़ने लगती हैं। यहाँ पे लोग समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, तभी एक और लाइटनिंग बोल्ट बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब अभी काफी नहीं था कि आसमान से बहुत सारे लाइटनिंग बोल्ट और गिरने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उसे अपनी ओर बुलाता है, मतलब लोग मर रहे हैं और बंदे को चाहिए सेटिंग बाजी। लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आके लड़की के ऊपर सीधा गिर जाती है और लड़की की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। मतलब एम्बुलेंस को लोगों की जान बचाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार किसी की जान लेते हुए देखा है। और इधर हमारा हीरो रो रहा है और भागे जा रहा है और सोच रहे कहीं सपना तो नहीं। और तभी उसको सपने से जगाने के लिए उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और हीरो पहले ही एपिसोड में मर जाए उससे पहले ही हमारा हीरो किसी और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और उस जगह पे भी लाइटनिंग बोल्ट गिर रहे होते हैं। और एक्चुअली में हमारा मेन कैरेक्टर ही ये लाइटनिंग बोल्ट होता है और वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी आंखें खोल के बोलता है, यार मैं नंगा क्यों हूँ। और वो अभी शॉक में होता है, लेकिन उसका शॉक 2x हो जाता है जब वो आसमान में देखता है। वहाँ वो क्या देखता है, वहाँ पर लायन देखते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं और साथ में देखता है दो चंदा मामा, जिसको देखकर वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है। और तभी उसे एक आवाज आती है, फिर वो खड़ा होके देखता है, उसे एक मिलता है सरप्राइज जाइंट बियर। पर वो जाइंट बियर हीरो को खा पाता उससे पहले ही एक भेड़ियों का झुंड आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक डॉक्टर के पास, जो कि बोल रहा था तुम कह रहे हो कि तुम जब आंख अपने खोले तो तुम एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पर जाइंट बियर और काफी सारे मॉन्स्टर और दो चांद थे। और वो अपने डायरी में कुछ लिख भी रहा होता है और हीरो की स्टोरी ने डॉक्टर को सोचने में मजबूर कर दिया कि तुम ऐसी खतरनाक जगह से तो वापस कैसे आए। लेकिन हीरो कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जाइंट बियर को वुल्फ का ग्रुप खा रहा होता है और हमारे हीरो की ये सब देखकर फटी पड़ी है। लेकिन तभी एक छोटा सा वुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है, जिसे देखकर हीरो की बिल्कुल फट जाती है और वो बिल्कुल जान लगा के भागता है। लेकिन तभी सिस्टम से आवाज आती है कि उसका स्टेमिना 1% से इंक्रीज हो गया है, जिसे सुनकर हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में एक पत्थर से टकरा के वो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। वो बच तो जाता है, लेकिन वो सोचता है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आई थी। फिर वो इधर उधर देखता है और उसे कुछ फ्रूट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है क्या ये फ्रूट्स खाने में सेफ भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ चींटियों पे जाता है जो कि उस फ्रूट्स को खा रहे होते हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये फ्रूट्स खाने लायक हैं, तो वो अपना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उस फ्रूट्स को खा लेता है। तभी उसे झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आती है। देन एक जाइंट स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जाइंट स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर को खा पाता, लेकिन उससे पहले ही उस स्नेक के ऊपर एक जाइंट मेंढक अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। ये तो फूड चेन बिल्कुल उल्टा ही हो गया, जिसे देखकर हीरो भी लाइक ये जगह सच में अजीब है। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम गुजर जाता है और उसे इस जगह पर रहते हुए 67 दिन बीत चुके हैं और साथ ही वो भेड़ियों का झुंड अभी भी उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर हमारे हीरो की फटी पड़ी है और वो सोच रहा था कि मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वरना ये मुझे कभी भी खत्म कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक चीजें इस वर्ल्ड के अंदर हैं, तो इसे जल्दी से एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर एक और टाइम स्किप आता है और अब इसे इस जगह पर रहते हुए 1 साल हो चुके हैं और हमारा हीरो केला तोड़ने का ट्राई कर रहा है, जो कि उसके साइज के डबल है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा झेल कैसे पाएगा। और तभी सिस्टम से आवाज आता है उसके स्ट्रेंथ भी लेवल 1 से इंक्रीज हो गया है, जो कि देखने में ही लग रहा है कुछ ज्यादा ही मस्कुलर हो चुका है और इसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इस जगह पर ही ये ढलने का कोशिश करता है और साथ में ही ये भेड़ियों का झुंड इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। ऊपर देखने में पता चलता है कि ये आवाज एक किंग कॉन्ग की है, सस्ते किंग कॉन्ग की। वो हमारे हीरो पर
एक तगड़ा पंच मारता है, लेकिन हमारा हीरो इजीली उसको डॉज कर देता है। और इस सस्ते किंग कॉन्ग की अकल थोड़ी सी घुटने में होती है, क्योंकि वो उसी डाली पर जाके खड़ा हो जाता है जिस पर उसने सुपर पंच मारा होता है। इस वजह से वो डाली टूट जाती है और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इस सस्ते किंग कॉन्ग के गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारा क्यूट सा भेड़िया उसके इम्पैक्ट से दूर फेंका जाता है और उसके पैर में चोट भी लग जाता है। लेकिन ये भेड़िया हमारे हीरो जितना डरपोक और कमजोर नहीं है और वो सस्ते किंग कॉन्ग को चैलेंज कर देता है, जिससे किंग कॉन्ग गुस्सा और एक सुपर पंच देकर मारता है। देन वो क्यूट भेड़िया फिर से हवा में उड़ जाता है और तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और किंग कॉन्ग की आंख ही फोड़ देता है। और किंग कॉन्ग भी लाइक हमारे हीरो को पकड़ता है और एक टॉय के तरह उठा के फेंक देता है और हीरो पेड़ से जाकर भिड़ जाता है। और इसके बाद वो किंग कॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी सीन कट हो जाता है और हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो पूछता है, क्या तुमने सचमुच ये सब कुछ किया था? फिर हीरो कहता है कि मैं लड़ाई से भाग नहीं सकता था और ये कोई सल्यूशन भी नहीं था, और मैं जहाँ कहीं भी जाता वहाँ का रूलर मेरी लेने के पीछे पड़ा होता। सीन वापस आता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर घायल होता है और सस्ता किंग कॉन्ग अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और जैसे अटैक करने वाला होता है वहीं पर अचानक से बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं बीच में और हमारे मेन कैरेक्टर की जान बचा लेते हैं और उस सस्ते किंग कॉन्ग को खा जाते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यही उसका एंड है। लेकिन ये सारे के सारे भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारे बंदे ने इस क्यूट से भेड़िए को बचाया है और असल में वो क्यूट भेड़िया इस रेड फॉक्स ग्रुप का लीडर का बेटा है। और इसके बाद एक और टाइम स्किप आता है और हमारे हीरो को यहाँ पर रहते हुए 2 साल बीत चुके हैं। वो भेड़ियों के ग्रुप के साथ रहता था, उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करता था, उन्हीं के साथ घूमता था। और देख के ऐसा लगता है कि उन भेड़ियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। और ऐसे ही हमारे हीरो को इस जंगल में 31 साल हो जाते हैं और इसे ना तो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पता है और ना ही यहाँ पर कोई और इंसान है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए हमारा बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जो कि एक स्नेक को मार देता है और एक बॉर को इजिली अकेले ही मार देता है, वो भी एक शॉट के अंदर। और उसके बाद एक और टाइम स्किप और उसे यहाँ रहते हुए 120 साल हो चुके हैं। वो डेली सर्वाइवल के लिए हंट करता, इसी बीच उसने काफी दोस्त बनाए और कुछ को खोया भी। और हमारा हीरो अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। तभी सीन दोबारा से डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट होती है। डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तो तुम वहाँ पर 500 साल रहे थे और भेड़ियों के राजा बने और इंसानों से 500 सालों तक बात नहीं किया, तो वापस कैसे आए? और तभी सीन शिफ्ट होता है किंग कॉन्ग और रेड वुल्फ पर, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं मूनलैंड पर कब्जा करने के लिए। और हमारा हीरो भी उसी फाइटिंग एरिया में है और वो एक किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन वो तभी फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी अर्थ पर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि 2 लोगों के साथ कहीं जा रही होती है और वो अपने फोन में देख रही होती है रेडियो वेव सिग्नल्स को। और तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि डायमेंशनल एनर्जी 4 से बाहर थी। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, जल्दी से पोर्टल कंट्रोल टीम को मैसेज भेजो। जैसे ही वो लड़की मैसेज सेंड करती है उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और यहाँ से भागना शुरू कर देती है। और एक सोल्जर की इतनी फट जाती है कि उसकी पैंट ही गीली हो जाती है, लेकिन लड़की फाइट के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगी, उतने में तुम यहाँ से भाग जाना। इतने में ही वो दूसरा ऑफिसर इमरजेंसी टीम को मैसेज कर देता है हेल्प के लिए। पर तभी पोर्टल से एक ह्यूमन की परछाई निकलती है, जिसको देखकर जो लड़की अभी पहले बाहुबली बन रही थी वो अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। और जो बंदा पोर्टल से निकलता है वो होता है हमारा हीरो, जो कि एक डेडलिस्ट लुक के साथ बाहर आता है, लेकिन बाहर आते के साथ बेहोश। पर ऑफिसर भी लाइक एक और इंसान पोर्टल से बाहर आ गया। और इस तरफ ये लड़की सोच रही होती है, इस बंदे के आने से इतनी ज्यादा प्रेशर निकला जो मैंने आज तक बहुत ज्यादा ही खतरनाक डंजन के अंदर बॉस के अंदर से भी महसूस नहीं किया। और अब सीन आता है प्रेजेंट में, जो कि डॉक्टर बोलता है थैंक यू और कहता है तुम्हारी गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ये सारे हंटर के साथ शेयर किया जाएगा और अब तुम काफी हेल्दी लग रहे हो, तो तुम्हें अब जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। और बंदा भी डॉक्टर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने 1000 सालों के बाद किसी इंसान से बात किया, इसके लिए थैंक यू तो बनता ही है। हमारे मेन कैरेक्टर से डॉक्टर भी बोलता है, तुमने हमारे साथ एक वैल्यूएबल कहानी शेयर की है, तो हमें थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है और सोचता है ये पेशेंट सच में इंटरेस्टिंग है और इसने जो कहानी सुनाई इससे ये एक अच्छा नोवेलिस्ट बन सकता है। मतलब समझ रहे हो, डॉक्टर को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर सीन सीधा जाता है अवेकनर ब्यूरो पर। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है
उसी लड़की को जो उस पोर्टल के पास होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर निकला था। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के कार्ड को देखने के बाद बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर ये बंदा बोलता है क्या जो है सही है। फिर ये लड़की बताती है कि इसमें लिखा है कि वो बंदा एक एफ रैंकर है। तो ये बुड्ढा भी लाइक हाँ वो एक एफ रैंकर ही है, ये बहुत ज्यादा अलग ही पेशेंट है। अगर ये एक ई रैंकर होता तो इसको थोड़े बहुत एडवांटेज भी मिल जाते हैं। ये लड़की उस कार्ड को देखते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है कि वो एक एफ रैंकर है। अगर वो एक एफ रैंकर है तो वो एक मामूली इंसान हुआ, तो वो कैसे उस पोर्टल से बाहर आ सकता है। तो बुड्ढा बताता है हो सकता है कि वो एक लकी बंदा हो। और वो बुड्ढा इस लड़की को उसका रिपोर्ट भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है ये एक PTSD का पेशेंट है जो रिटर्नर्स को कभी कभार हो जाता है। और साथ में उसमें ये भी लिखा होता है कि ये एक वुल्फ की तरह बिहेव कर रहा है। और उस लड़की को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो पूछती है क्या ये सच में उसी बंदे का रिपोर्ट है। तो ये बुड्ढा बोलता है हो सकता है कि वो एक एफ रैंकर ना हो क्योंकि वो एक रिटर्नर है, तो हमें उसे उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर ये लड़की बोलती है मैं सारे डॉक्यूमेंट खुद जाके उसको दूंगी क्योंकि इस लड़की को खुद चेक करना होता है। फिर सीन जाता है हमारे हीरो पर जिसको अर्थ पर आए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले वो धरती पर आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जब से वो धरती पर आया तब से वो अजीब सा फील कर रहा है। और कमेंट में जरूर बताना इस सीरीज को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एंजॉय करो वीडियो। तभी एक नर्स रूम में आती है और बोलती है खाना खाने का टाइम हो चुका है, जिसे देखकर हमारे हीरो के पेट में चूहे कूदते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको ऐसा लग रहा था कि वो 1000 सालों तक उस प्लेनेट पे रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आएगा तो इसकी फैमिली फ्रेंड सारे के सारे मारे जा चुके होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस यहाँ पर 10 साल बीता है, वहाँ 1000 यहाँ पे 10। और यहाँ पे इसको पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा उसी दिन डंजन ब्रेक में मारे जा चुके थे, लेकिन इसका भाई अभी भी जिंदा है। ये पढ़ते इसका मत्था बिल्कुल फिरक जाता है। वो यहाँ से डायरेक्ट गेट खोल के बाहर भाग जाता है और सबसे बोलता है मुझे उस टकले डॉक्टर से मिलना है। वहाँ पहुँचते हीरो टकले से बोलता है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है और मुझे उसको ढूंढना है, तो जल्दी से मेरे रिलीज फॉर्म पे साइन करो। लेकिन टकला भी बोलता है मुझे नहीं लगता कि आप अभी सोसाइटी में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, तो बेटर होगा कि आप जब तक वेट करो जब तक हम तुम्हारे भाई को ढूंढ ना ले। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे टकले मैं तेरी कोई परमिशन लेने यहाँ पर नहीं आया। हीरो को इतने ज्यादा गुस्सा में देखकर डॉक्टर भी उसको जाने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन एक कंडीशन पर, जो कंडीशन अभी हमें भी नहीं बताया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर टकला और टकले के एक असिस्टेंट। टकला हमारे मेन कैरेक्टर को गाड़ी में बैठा देता है और ड्राइवर से बोलता है ये अभी अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, तो इसको गाड़ी थोड़ा स्लो चला के इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। इसके बाद टकले की असिस्टेंट पूछती है वैसे डॉक्टर आपने उसकी इतनी ज्यादा मदद की, उसको कपड़े दिए, उसके हॉस्पिटल का बिल भरा और तो और उसे अपने पैसे से टैक्सी भी करवाई, इतना तो एफ रैंक हंटर को कोई हंटर एसोसिएशन भी नहीं करेगा, तो आपने उसको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज क्यों दी। फिर टकला बताता है कि उसको हमारे हीरो से स्टोरी सुननी थी जो कि उसने अभी आधी ही सुनी है। और ये सुनकर वो नर्स शॉक हो जाती है और टकला बोलता है क्या तुम किसी को बुला सकती हो जो ये डोर फिक्स कर सके। तो नर्स बताती है मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, कोई आता ही होगा इसको ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा किसने किया। फिर हमें पता चलता है इसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर होता है। इसका टकला अपने रूम के अंदर आके बैठता है और सोच रहा होता है कि बहुत दिनों बाद मैंने कोई ऐसा पेशेंट देखा है, ये मेरे लाइफ का दूसरा पेशेंट है जो कि इतनी ज्यादा पावर रखता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक टैक्सी में जो कि ट्रैफिक में फंसी होती है। इसी टैक्सी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और वहां पर न्यूज चल रही होती है फोन के अंदर, जहाँ पर बताया जाता है कि एक मिस कैलकुलेशन की वजह से एक डंजन ब्रेक हो चुका है जहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल रहे थे, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है हंटर एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद हमें एक एड के द्वारा बताया जाता है सुपर नेचुरल पावरफुल फाइटिंग चैंपियन टूर्नामेंट के बारे में, जहां पर वर्ल्ड का 34 नंबर का रशियन हंटर मिखाइल की फाइट है वर्ल्ड के 48 नंबर के रैंक के हंटर ओरिजिन से, और जो इस फाइट को जीतेगा उसकी नेक्स्ट फाइट जापान के नंबर 1 हीरो से होगी। लेकिन ये सब देखकर हीरो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। फिर उसको डॉक्टर की एक बात याद आती है कि पहले की दुनिया और इस दुनिया में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इसके बाद हमारा शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पे, बहुत बड़ी बिल्डिंग पे, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना अवेकन कार्ड दिखा रहा है और जो लड़की उसका कार्ड देख रही होती है वो बोलती है कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कैसे रिजेक्ट कर दिया। फिर लड़की बताती है कि आप एक एफ रैंक हंटर तो हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको पॉइंट चाहिए होती है
जो कि आपके 4 पॉइंट अभी भी कम है। लेकिन हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा था कि अभी तो 2 हफ्ते पहले ही तो मैं पोर्टल से बाहर आया हूँ। ये सुनकर लड़की को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एफ रैंक मतलब नॉर्मल पर्सन, और नॉर्मल पर्सन पोर्टल से बाहर नहीं आ सकते, वरना उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले या तो किसी अवेकनिंग अकेडमी जाओ या फिर गिल्ड में जाकर पॉइंट कमाओ, और जब अवेकन हो जाओ फिर यहाँ आना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो, जिसका नाम पार्क है, वो सोच रहा होता है कि यहाँ का सिस्टम कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद हमारा सीन जाता है एक टैक्सी पर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और वो पूछ रहा होता है कि ये जो गेट है ये कितने दूर तक फैले हैं। टैक्सी वाला बताता है कि ये गेट पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और ये पूरे 100 गेट्स के हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे वो ऐप चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जो कि है सियोन गेट एरिया 27। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, जिसपे बड़े अक्षरों में लिखा होता है 27। फिर वहां जाने पर 2 ऑफिसर्स उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे हंटिंग करनी है। तो वो बोलता है मुझे हंटिंग आईडी दिखाओ। हमारे मेन कैरेक्टर के पास हंटिंग आईडी नहीं होती है। तो सोल्जर्स बोलते हैं कि हम सिविलियंस को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। उस तरफ देखने में पता चलता है कि एक कार बहुत तेजी से आ रही होती है। उसके अंदर एक इंसान कार चला रहा होता है और एक मॉन्स्टर उसको खा रहा होता है, बहुत बुरी तरीके से उसको मार रहा होता है। और वो कार आती है बहुत तेजी से और जाके दीवार से टकरा जाती है, जिसके वजह से वो कार वहीं पर पलट जाती है। और इसी के साथ सारे के सारे सोल्जर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और एक बंदा हेल्प के लिए भी कॉल पे बोल देता है कि सब तैयार रहना। एंड इसके बाद ये सारे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर शीशे को तोड़ के बाहर निकलता है, सारे सोल्जर उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर पूछता है जो अभी सिविलियन आया था वो कहाँ पर गया। तो दूसरा ऑफिसर जवाब देता है कि लगता है कि वो सिविलियन यहाँ से मॉन्स्टर को देखने की वजह से डर के भाग चुका है। इसके बाद दिखाया जाए 27 नंबर एरिया के अंदर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर घुस चुका है बाहर भागने के बजाय, और यहाँ पर वो मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू भी कर चुका होता है। और मॉन्स्टर को मारते वक्त इसको काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और हमारे बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। जब तक इसको कुछ समझ आता तभी गॉगलिन्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो भी लाइक इन सभी को बिल्कुल इजीली खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक और विंडो पॉप अप होती है जिसमें लिखा होता है क्लास विंडो दिखाने में एरर हो रहा है। फिर इसे याद आता है कि जब वो जंगल में रहता था तब पर भी सिस्टम की आवाज आती थी, और इससे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सिस्टम अर्थ पर भी काम कर रहा है। उसे लगता है कि उसका स्टेट अभी लोअर है, इसीलिए सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी उसके सामने एक और नई विंडो आती है अचीवमेंट शॉप की, और वो क्यूरियस होकर उसे चेक करता है। फिर इसे पता चलता है कि इसे इनबिल्ड एक शॉप मिलता है जिसका यूज करके वो कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकता है। और इसके पास अभी 7 एवोल्यूशन पॉइंट है, यानी अचीवमेंट पॉइंट है। और यहाँ पर शॉप में पानी और खाने के लिए कुछ ऑप्शन है जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन तभी उसको कोई पपी के रोने की आवाज आती है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, एक पपी अपने मम्मी को जगाने का ट्राई कर रही होती है, जिसको देखकर हमें पता लग रहा है कि उसके पूरे बॉडी से खून निकले जा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास जाता है और उस बने हुए पपी की बॉडी को टच करके पता करता है कि इसको थोड़ा बहुत पॉइजन दिया गया है और ये जल्द ही मरने वाली है। और हमें देखकर ऐसा फील हो रहा होता है कि वो मरा हुआ डॉगी ऐसा बोलना चाहता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मेरे पपी का ध्यान रखना। इसके बाद वो मर जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट से निकाल के खाना पपी को कुछ खाने के लिए देता है एंड उसका चल जाता है गॉब्लिन्स के बॉडी को काउंट करने के लिए, जो कि टोटल 7 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ने उस डॉग मम्मी के लिए ग्रेवयार्ड भी बनाया होता है और जो पॉपी डॉग है उसको सहला रहा होता है, यानी कि पेट कर रहा होता है। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एरिया 27 के गेट पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होती है और सारे के सारे लोग हॉर्न बजाए जा रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगी है। लेकिन तभी उन सबके मुंह खुले रह जाते हैं जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी सारे ज़ॉम्बीज को, मॉन्स्टर्स को अपने पीठ पर लाद के ला रहा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इस बंदे ने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज को कैसे मार लिया। इसके बाद हमारा बंदा उन ज़ॉम्बीज की बॉडी को बेचने के लिए जाता है और उसे मिलते हैं टोटल 2.1 मिलियन वॉन, और उनमें सबसे वैल्यूएबल आइटम था ब्लड स्टोन, जो ज़ॉम्बीज के हार्ट के अंदर होता है। और इनके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उनकी प्राइस उतनी ही हाई होगी। और हमारे हीरो के पास कोई बैंक अकाउंट ना होने की वजह से वो लड़की हमारे हीरो को पूरा पैसा कैश में पे करती है और हमारा हीरो भी लाइक
अगर मैं एक हंटर बन जाऊंगा तो कितने कम टाइम में मैं एक अमीर बंदा बन जाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है एक रैंडम कन्वीनियंट स्टोर पर, जहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। काउंटर वाला बंदा खुश होता है कि ब्लैक बंदे को जॉब मिल गई है और वो उसके बच्चे के लिए एक चॉकलेट भी देता है। इसके बाद ब्लैक जैकेट वाला बंदा चॉकलेट ले लेता है और अपने ट्रक को चलाते हुए यहाँ से चला जाता है गाना गाते हुए। थोड़ी देर में अपने घर पे पहुंच जाता है, तभी उसके पीछे से आवाज आता है पार्क जिनहू। फिर हमें समझ आता है ये हमारे मेन कैरेक्टर के भाई है, लेकिन उसे हमारे हीरो ने आवाज नहीं लगाई होती है। उसे कुछ लोग आके डायरेक्ट बिना किसी रीजन, बिना किसी बात के पंच मार देते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और इन्हें देखकर पता लग रहा है कि ये लोन शार्क वाले बंदे हैं, जिन्हें इस बंदे से पैसा चाहिए। जिन्हों उन्हें 2.4 मिलियन वॉन देता है, जो इस महीने के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हिसाब से काफी होते हैं। लेकिन ये कमीड़ा बंदा ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। वो बोलता है 160 का तो प्रिंसिपल और 120 लेट एंट्रेंस फी वो कौन देगा, और हम जो तेरे 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं उसकी फीस कौन देगा। और ये सुनकर जिन्हू रोता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे बस 3 दिन का टाइम दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन ये कमीड़ा बंदा उसे बेल्ट की जोर के दे के मारता है। लेकिन जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तभी दूर से एक आवाज आती है जो कि जिन्हू को आवाज लगा रही होती है। और जैसे ही जिन्हू पीछे मुड़ के देखता है, उसको देखने को मिलता है हमारा हीरो यानी उसका भाई, बिल्कुल डेडली मोड के अंदर। और जिन्हों उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो मेरा भाई सूहो है। फिर हमारा बंदा उसके पास जाता है और पूछता है तू जुन्हो है ना। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के बंदे जुन्हो को पीट रहे होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद सुन्हो भी वहाँ पर आ जाता है। जुन्हो सुन्हो को देखकर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन सुन्हो उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। वो जुन्हो को अकेला छोड़ के चला जाता है। हमारे हीरो ने जुन्हो की कभी भी हेल्प नहीं की, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पूरी कंट्री में कई सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं और साथ ही कई सारे रेड पोर्टल अपीयर हो गए, जिनसे कई सारे मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं। जुन्हो भी घर में बैठ के ये सब देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे डोरबेल की आवाज आती है। वो दौड़ के गेट के पास जाता है, सोचता है कि वो उसकी मॉम होगी, लेकिन डोर खोलने में पता चलता है कि वो उसके नेबर हैं और वो उसको बताते हैं कि वो उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसके भाई के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और कई सारे मॉन्स्टर बिल्डिंग के बाहर अपीयर हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक जाइंट आइज जुन्हो को देख रहा होता है, लेकिन सेकंडों में गायब भी हो जाता है। इसके बाद टाइम प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमारा हीरो काफी खुश है अपने भाई को देखकर और बोलता है तू पहले से काफी बड़ा हो गया है। और इधर जुन्हो को लगता था कि उसका भाई मर गया है, लेकिन आखिर जिंदा कैसे बचा। लेकिन तभी एक कमीड़ा बंदा बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है क्या ये तू श्योर है कि ये तेरा बड़ा भाई है। लेकिन हमारा हीरो इसका सर पकड़ता है और एज अ टॉय दूर फेंक देता है। ये सब देखकर जुन्हो बिल्कुल शॉक में जाता है और जो गुंडे के दोस्त थे वो भी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो अपने भाई से पूछता है क्या वो ठीक है, उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। तो जुन्हो बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी दूसरा गुंडा हमारे हीरो के फेस पर लात दे के मारता है, लेकिन उससे हमारे हीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उस गुंडे का पैर ही टूट जाता है। वो काफी आवाजें लगाने लगता है, चीखने लगता है। ये देखकर उस तीसरे बंदे की तो बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है। एक तरीके से बोला तो पैंट ही गीली हो जाती है। लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है चल इधर आ, जिसको देखकर उस बंदे की और ज्यादा फटने लगती है कि अब तो मैं गया। और बोलता है यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो बस बचाने वाला था तुम्हारे भाई को। पर हमारा हीरो बोलता है चल इधर आ और ये पैसे लेकर जा, और इसके बाद यहाँ से फुट ले। एंड इसके बाद हीरो और उसका भाई यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों घर पहुंचते, वहां पर एक बूढ़ी औरत जुन्हो से पूछती है क्या ये तुम्हारा सच में भाई है। तो जुन्हो बताता है कि हाँ ये मेरा भाई है और ये काफी ज्यादा अभी ठीक है और पावरफुल भी है। एंड इसके बाद ये दोनों घर में घुसते हैं, जहाँ पर जुन्हो का बेटा सो रहा होता है और ये उसका वन एंड ओनली ट्रेजर होता है। इसके बाद हमारे हीरो को पता चलता है कि इस बच्चे की मम्मी इन दोनों को छोड़कर चली गई है। लेकिन जुन्हो इतना ज्यादा अच्छा बंदा है जो बोलता है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी, मैं इतना यूजलेस बंदा हूँ इस वजह से हुआ। इसके बाद हमारा हीरो मूड चेंज करने के लिए बोलता है कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए। एंड इसके बाद ये दोनों टेबल पर जाके एक वोट का लेते हैं और दोनों पीते हैं मजे से। एंड उसके बाद बात कर रहे होते हैं। तो जुन्हो बताता है तेरे डिसअपीयर होने के बाद सभी को लगा था कि तू मारा गया, लेकिन तू वापस आ गया बिल्कुल वैसा जवान का जवान। तो हमारा हीरो पूछता है तेरे ऊपर लोन कितना है। तो जुन्हो बताता है उसके ऊपर पूरे के पूरे 50 मिलियन वॉन का लोन है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, सारे के सारे पैसे मैं टाइम के हिसाब से दे दूंगा क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। फिर हमारा बंदा पूछता है कि वो किस तरीके की जॉब करता है। तो जुन्हो बताता है कि वो ट्रांसपोर्टिंग जॉब करता है जो सिटी और डंजन के बीच
होती है। तो मैं बता दूं, जो ट्रक ये चलाता है ये इसका नहीं है, ये उस बूढ़ी औरत का है जिसका बेटा मारा गया है उसी डंजन ब्रेक में। और इसी बीच जुनहो का बेटे की नींद खुल जाती है उस पॉपी के वजह से, और वो उठ के डायरेक्ट बाहर आता है और अपने के गोद में बैठ के पूछता है कि ये अंकल कौन है। देन जुनहो उसे बताता है ये उसके अंकल हैं। फिर वो छोटा लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या मैं पपी के साथ खेल सकता हूँ, तो हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल के साथ हाँ बोल देता है। फिर वो जाके पपी के साथ खेलने लगता है, जिसे देखकर जुनहो बताता है उसे हमेशा से ही एक पपी चाहिए था। तभी हमारा हीरो बोलता है चलो साथ में काम करते हैं, लेकिन जुनहो को कुछ समझ नहीं आता कि हीरो बोल के आ रहा है। फिर हीरो बताता है कि वो सारा काम खुद करेगा, लेकिन उसे वो ट्रक चाहिए। फिर जुनहो उससे पूछता है तू उस ट्रक का क्या करेगा। तब हमारे बंदे का एक कोल्ड रिप्लाई आता है, मॉन्स्टर हंटिंग। और ये सुनकर जुनहो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है दोबारा से ब्यूरो के पास। वहाँ पर दोबारा से लड़की उसकी आईडी देखती है और इस बार शॉक हो जाती है क्योंकि ये रजिस्टर हो गया होता है एज अ रिटर्नी। तो हमारा हीरो पूछता है क्या अब मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, और ये लड़की भी हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करती है और गिफ्ट के तौर पर एक्सफोन 50 देती है, आईफोन का महंगा वर्जन। और साथ ही ये बोलती है कि अवेकन सेंटर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। और साथ में बताती है कि जब तुम बहुत सारे मॉन्स्टर को मारोगे और उनके एनर्जी कलेक्ट करोगे तो तुम ई रैंक पे प्रमोट कर दिए जाओगे, और इसके साथ तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जिनमें से एक है पेंशन का। तो लड़की उससे पूछती है क्या आपको स्टेट विंडो ओपन करने आता है क्या, क्योंकि रिसेंट टेक्निकल इश्यू की वजह से इंटरफेस चेंज हो गए हैं। और उसी मोमेंट हमारे बंदे के सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाती है और सारे स्टेट दिखते हैं उसमें। और ये सब देखकर हमारा बंदा सोच रहा होता है कि उसका स्टेट इतना लो क्यों है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे हीरो के भाई पर, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है उसके बड़े भाई के फोन लेने पर, और ऑफिशियली हंटर के लिस्ट में ज्वाइन होने पर उसे कांग्रेचुलेट करता है और आगे बोलता है अब तो तुम्हें बस हंटर एग्जाम पास करना है। और हमारा बंदा भी लाइक टेस्ट से पहले मुझे तेरा कर्ज चुकाना है। तो जुनहो बोलता है अभी भी तू एफ रैंकर है, मुझे तो नहीं लगता है तू इतना ज्यादा कैपेबल है कि तू मॉन्स्टर हंट करे। लेकिन हमारा बंदा उसकी बात सुने बिना ही कॉल को कट कर देता है। तो जुनहो सोचता है यार ये सच में मेरा ही भाई है। इसके बाद हमारा बंदा मॉन्स्टर बाउंटी चेक करता है तो देखता है कि एक गेट तो क्लोज हो गया है। फिर सीन जाता है एरिया 77 पर, जहाँ पर सभी गाड़ियों को चेक करके भेजा जा रहा है। फिर हम एक गाड़ी को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हैं और वो सारे के सारे नर्वस लग रहे हैं। तभी जो गाड़ी चला रहा होता है वो बंदा बोलता है अरे यार चिल करो यार, हम सब अवेकनर हैं। फिर वो उन्हें याद दिलाता है कि अगर हमें सीला ग्रुप का ऑफिशियल मेंबर बनना है तो हमें डंजन टेस्ट पास करना ही होगा। इसकी बातें सुनकर सारे बंदे मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है ये सभी के सभी लूजर हैं। और वो साफ बोलता है तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो और तुम बिना कनेक्शन के यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और फिर ये बंदा बोलता है इस बार हमें न्यू रिक्रूटमेंट में कोई टैलेंटेड बंदा नहीं मिला। तभी हमारा सीन जाता है हमारे हीरो पर, जो कि यहाँ पर आ चुका है। और तभी उससे एक सोल्जर बोलता है अपना रिटर्निंग कार्ड यहाँ पर डालो। और जैसे ही वो अपना आईडी कार्ड उस मशीन में डालता है तो वैसे ही सोल्जर को उसकी सारी डिटेल मिल जाती है और जाते वक्त उसे वार्न करता है कि तुम्हारे लिए फीड लिमिटेड है तो कभी भी डंजन के अंदर एंटर मत करना। और हमारा बंदा जाने लगता है। तभी पीछे से कार में बंदे सोच रहे थे ये कौन है जो बिना वेपन और टूल के ऐसे ही अंदर जा रहा है, ये पागल वागल तो नहीं है। तभी वो अपने पास बैठे बंदे से बोलता है इसका पीछा करो। लेकिन जैसे ये फील्ड के अंदर पहुंचते हैं हमारा हीरो इनके आंखों के सामने से गायब। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ये अचानक से यहाँ से कैसे चला गया, लेकिन ये बंदा समझ जाता है कि हमारे हीरो में कुछ ना कुछ स्पेशल बात है। उन्हें हमारा बंदा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमारा बंदा बहुत तेज स्पीड में आगे निकल गया था और वो आगे जाके थक जाता है। फिर बोलता है ये है मेरी बॉडी की स्टेट, मैं कितना कमजोर हूँ भाई। इसलिए वो सोचता है कि अब वो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। पर तभी उसे एक आवाज आती है जो कि एकदम शॉर्ट फाइट जैसी होती है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ हंटर को कुछ बुरे लोगों ने घेर कर रखा हुआ है और हमारा बंदा समझ जाता है कि उन हंटर ने हार मान ली है और वो लड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। पर तभी एक आदमी कार से बाहर आता है और पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इन लोगों को संभालने में, देखने में मुझे शायद ये इस बुरी गैंग का बॉस लग रहा है। और वो काफी गुस्से में और बोलता है यार बस 3 लोग ही तो इन्हें जल्दी निपटाओ। तभी एक हंटर उस बॉस को देखता है और समझ जाता है कि ये घूसी चोई है जिस पर बाउंटी है वो भी 4000 की। हीरो तो ये सब सुन के जा ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है 4000 वो वहीं पे रुक जाता है और इधर सारे हंटर उसको पहचान जाते हैं कि ये घूसी चोई है जो कि सीरेक वेंटर है। तभी उस बुरी गैंग का एक बंदा बोलता है कि तुमने हमारे बॉस का नाम कैसे लिया,
अब तुम सब मारे जाओगे। और बॉस भी कंफर्म करता है कि हाँ मैं वही बंदा हूँ जिसके सर पे 4K बाउंटी है, अगर चाहिए तो आ जाओ। लेकिन उन सारे के सारे बंदों की तो हालत पहले से खराब है, फटी पड़ी है। वो बोलते हैं कि अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे अपना। तो बॉस बोलता है अगर तुम सब कुछ दे ही दोगे तो मजा कैसे आएगा, और वो सीधा उन पर अटैक कर देता है। और तभी बीच में आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर शीशा तोड़ते हुए, और डायरेक्ट एक हीरो वाली एंट्री लेता है जिससे फ्लोर भी टूट जाती है। और उसको देखकर सारे के सारे बंदे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि हैं ये है कौन। और बॉस भी सोच रहा था कि हैं ये कौन है जो मरना चाहता है और फाइट के बीच में आया है। लेकिन दूसरी तरह हमारे बंदे के मन में तो बस $4000 की ख्वाब चल रहे हैं। और जो बॉस के दोस्त होते हैं, गुंडे होते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। और इधर बॉस बहुत जोर से हंसता है और बोलता है तू तो मुझे किसी रिटर्नी डिपार्टमेंट का भी नहीं लग रहा, तो अपने काम से काम रख। और इसी के साथ हमारे बंदे की बॉडी में एक तगड़ी सेंसेशन होती है और वो बिल्कुल जम जाता है और वो मूव भी नहीं कर पाता। और बॉस कहता है कि तू मेरी आंखों में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकता, और अगर देखा तो तू मूव भी नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ वो अपने गुंडे लोगों से बोलता है कि जल्दी इसे खत्म करो। और जैसे ही वो जा रहे होते हुए हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी हमारा हीरो बॉस के मुंह पर एक दे के पंच मारता है और उधर सारे बंदे और बॉस सोच रहा था कि इस पर मेरा मैजिक काम क्यों नहीं किया और ये हिला कैसे। तो हमारा हीरो बोलता है तू इसे इसे मैजिक बोलता है। एंड उसके बाद वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक घूसे को बनाते हुए उसके ऊपर मारने जाता है। लेकिन बॉस उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी छोटी सी तलवार से हीरो पर अटैक ही करने वाला होता है। लेकिन हमारा बंदा उससे डबल स्मार्ट है, वो उसे एक लाती देकर मारता है। और जैसे ही बॉस खड़े होने की कोशिश करता है वैसे ही उसको मिलता है एक सुपर पंच। उसके बाद तो हमारा हीरो रुकता ही नहीं और लिटरली एक हाथ से उस बॉस को फेंक देता है। हंटर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, इतना खतरनाक बंदा इस दुनिया में। फिर हमारा हीरो उन बंदों से मजे लेने के लिए बोलता है क्या तुम भी मुझसे फाइट करोगे। और वो गुंडे भी लाइक नहीं भैया हमारी बस की कहाँ आपसे फाइट करने की, और वो सरेंडर कर देते हैं। फिर वो उन गुंडों से पूछता है कि क्या तुम लोगों के ऊपर भी इस गुंडे जैसी बाउंटी है क्या। फिर गुंडे बताते हैं कि हमारी कोई भी बाउंटी नहीं होती, हमारा बॉस ही था जिसके सर पे बाउंटी थी और वो हमें डरा धमका के काम कराता था। अगर आप उन्हें ले जाओगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और इधर उस बॉस को अपने लोगों की बातें सुनकर रोना आ रहा है और बॉस बोलता है मैंने तुम लोगों को खिलाया पिलाया और तुम लोग मुझसे ही गद्दारी कर रहे हो। और उधर वो गुंडे भी कम नहीं है, वो बोलते हैं चुप कर, तुझ जैसे को तो जेल में होना चाहिए। तो हीरो बोलता है अच्छा तो तुम लोगों का कोई भी यूज नहीं है। पर तभी पीछे वाले हंटर बताते हैं कि ये सब क्रिमिनल है, अगर तुम इन सबको लेकर जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड पक्का मिलेगा। और ये सुनकर उन हंटर की हालत देखो, वो बोलते हैं यार हम तो भैया एकदम यूजलेस एकदम बेकार है। तो हीरो पूछता है तो हम इन सबको लेकर कैसे जाएंगे। तो हंटर बताते हैं हमारे पास कार है। फिर उन गुंडे लोगों को मार मार कर कार की डिग्गी में फिट कर देता है। उसके बाद एक हंटर हीरो को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम आपका एहसान कैसे उतारेंगे। बाकी हंटर भी बोलते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम हमारे लिए एक तरीके से भगवान हो। लेकिन उनकी बातें सुनकर हमारा बंदा थोड़ा इरिटेट हो जाता है। एक हंटर से वो उसकी स्किल पूछता है तो वो हमारे हीरो से बताता है उसके पास स्वॉर्डमैनशिप, ट्रैकिंग और हंटिंग की स्किल है। और ये सुनकर हमारा बंदा शॉक कि तेरे पास 3 स्किल है। फिर हंटर बताता है कि मेरी अवेकनिंग स्वॉर्डमैनशिप से हुई थी, लेकिन मैंने स्किल बुक के मदद से ट्रैकिंग और हंटिंग सीख ली। तब हीरो को समझ आता है कि स्किल बुक से भी मैजिक सीख सकते हैं। तो वो सोचता है कि मुझे भी किसी तरीके की कॉम्बैट स्किल सीखनी चाहिए। पर तभी थोड़ी देर बाद उनके एरिया के आसपास एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो हंटर उसे बताता है ये सबसे लोअर लेवल की डंजन है, ई लेवल की, और पहले हम यही जाने वाले थे। तो हमारा हीरो क्यूरियस होके बोलता है अगर मेरे पे हंटिंग लाइसेंस होता तो मैं जरूर जाके एक बार चेक करता। इसकी बात सुनकर हंटर टेंशन में आ जाता है कि अभी तक तुम्हारे पास हंटिंग लाइसेंस नहीं है। फिर हमें एक छोटा सा कॉन्टेस्ट मिलता है कि जब भी एक पोर्टल ओपन होती है तो सबसे पहले उसे मिलिट्री हैंडल करती है। फिर जो हंटर को मॉन्स्टर मिलते हैं वो बस उसके स्कार होते हैं। और जो एक्सपीरियंस तुम्हें इन लो लेवल फील्ड में मिलता है जहाँ लेवल 1 के डंजन ओपन होते हैं वो केवल ई रैंक तक का होता है। और अगर तुम्हें सच में पावर गेन करनी है तो तुम्हें लेवल 2 डंजन में ही जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी हंटर को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बंदे के पास लेवल 1 डंजन का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसने एक सी रैंक के बंदे को कैसे
कैसे हरा दिया। तो वो क्यूरियस होके हमारे बंदे से उसकी रैंक पूछता है और जैसे ही हीरो एफ बोलता है वो बंदा बिल्कुल शॉक हो जाता है और अपने गाड़ी का कंट्रोल खोने लगता है। तभी हमारा बंदा उससे एक फेवर मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा डंजन के पास, जहाँ से ये सीला ग्रुप का बंदा बाहर निकलता है और इसकी पूरी टीम बाहर निकलती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और यहाँ तक कि एक बंदे का हाथ भी टूट जाता है। और तभी इनका कैप्टन गुस्सा होके बोलता है कि आजकल किसी को भी हंटिंग लाइसेंस मिल जाता है क्या, और कहता है मैं सबसे पहले उस इंटरव्यूअर को बाहर निकालूंगा जो इन जैसे लूजर को रिक्रूट करता है। उसका दूसरा बंदा उसको रिलैक्स होने को बोलता है और बोलता है न्यूबीज पर गुस्सा करना कोई फायदा नहीं है, और बोलता है आपको तो पता है कि गिल्ड की क्या हालत है। ये सब सुन के कैप्टन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कैप्टन सोचता है कि ये लोग जिनके माँ बाप बहुत अमीर होते हैं वो आसानी से इधर घुस जाते हैं और अवेकनर बन जाते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स हंटर हायर कर लेते हैं ताकि वो डेंजर क्लियर कर सकें और फिर वो रेडी हो जाते हैं गिल्ड ज्वाइन करने के लिए और मिशन पर निकल जाते हैं और पूरा बोझ उठाना पड़ता है हम जैसे लोगों को। तब ये बंदा बोलता है कि सर आपका मूड ठंडा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी कैप्टन नोटिस करता है कि जब ये लेवल 1 की डंजन गायब होने वाली है तो ये इतनी ज्यादा हलचल क्यों हो रही है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। वो जैसे ही एक सोल्जर से पूछता है तो वो इसे बताता है यहाँ पर काफी बड़ा सीन हो गया है, किसी बंदे ने 10 लुटेरे को डिलीवर किया है और उनमें से एक बंदा सी लेवल का था जिसका नाम आपने पक्का सुना होगा। कैप्टन जैसे उसका नाम सुनता है तो वो पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आज हाई रैंक का बंदा विजिट करने वाला था क्या। नहीं सर कोई नहीं, बस एक एफ रैंक का बंदा था जिसके पास हंटिंग लाइसेंस भी नहीं था। वो कैप्टन टोटली डिसबिलीव में होता है कि ये सब कैसे हो गया। सोल्जर बताता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन इतना है कि वो बंदा डायरेक्ट जाके इन लुटेरों की पिटाई कर दी। और ये सुनकर कैप्टन और भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये वही बंदा तो नहीं जो मैंने टनल में देखा था। वो तुरंत पूछता है वो एफ रैंकर कहाँ गया। तो वो सोल्जर बताता है कि सर मैंने उसे डंजन की ओर जाते हुए देखा था। और ये सुनकर कैप्टन इमीडिएटली पोर्टल की तरफ भागता है और कहता है कि मुझे अपनी आंखों से देखना है कि ये सब कुछ सच है या फिर नहीं। फिर वो एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो जिस बंदे ने इन लुटेरों को पकड़ा था वो किस गेट से डंजन के अंदर गया है। इसी बीच हमारा हीरो उस हंटर के साथ पोर्टल में एंटर करता है और बोलता है कि इस बार तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और मेरे कपड़े भी ठीक हैं। फिर वो हंटर बताता है कि जो आइटम डायमेंशनल एनर्जी के बिना होते हैं वो पोर्टल में नहीं आ पाते, और जैसा कि तुमने अभी देखा ये कपड़े इजीली पास हो गए क्योंकि ये पोर्टल के अंदर के मटेरियल से बने हैं। फिर हमारा बंदा जैसे ही साइड में देखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये क्या है। तब हंटर बताता है कि इसे डोर बोलते हैं। जिस पोर्टल से अभी हम आए हैं ना वो उन कई डोरों में से एक है जो पूरे 38 डंजन का एक्सेस देता है और हम इस डोर से डंजन 24 में आए हैं। और तभी अचानक से वो डोर गायब हो जाता है जिससे हमारा हीरो पूछता है कि अब ये डोर कहाँ गया। तो वो हंटर बताता है कि अब ये डोर तभी वापस आएगा जब हम ये डंजन कंप्लीट कर देंगे। और हमारा बंदा बी लाइक तो सभी मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, लेकिन तभी हंटर बोलता है नहीं, अगर हम बॉस मॉन्स्टर को भी मार देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर हमारा हीरो थोड़ा स्ट्रेच करता है और बोलता है चलो फिर तो ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एकदम तेज स्पीड में निकल जाता है। और ये देखकर हंटर बिल्कुल शॉक और सोच रहा था कि ये है कौन। उसके हिसाब से इतनी पावर के साथ हमारा बंदा रिकॉर्ड टाइम के अंदर ही लेवल 1 डंजन को क्लियर कर सकता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि हमारे हीरो के पास तो ट्रैकिंग एबिलिटी है ही नहीं, और अगर वो टाइम लिमिट से पहले एग्जिट डोर के पास नहीं पहुंचा तो वो यहीं पर अटक जाएगा, और अगर वो यहाँ पर अटक गया तो पोर्टल के साथ साथ वो भी गायब हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है इस कैप्टन के पास जहाँ पर एक ऑफिसर उससे बताता है कि डोर 24 तो क्लोज हो गया। ये इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर जहाँ पर हमारा हीरो था। वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी एक हीरो को आके चाकू लगता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको मारा होता है, एंड इसी के साथ यहाँ के सारे मॉन्स्टर को हमारा हीरो मार देता है। एंड उसके बाद उसके अंदर से कोर निकालने लगता है और बोलता है कि 3 मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे बस एक ब्लड क्रिस्टल मिला है, पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेवल अप करना। और इसी बीच ये हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और इतने सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी देखकर सोचता है कि ये बंदा है क्या बे। और फिर वो अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी यूज करता है और
हमारे बंदे की लोकेशन ढूंढ निकालता है और इधर हमारा हीरो अपने स्टेट चेक कर रहा होता है और कहता है मेरे पास 102 अचीवमेंट पॉइंट है जिससे वो 2 एबिलिटीज बाय कर सकता है एंड उसके बाद वो बीस्ट टेमिंग एबिलिटी बाय कर लेता है। लेकिन तभी 2 मॉन्स्टर उसकी तरफ चार्ज करते हैं लेकिन हमारा बंदा इजीली उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें हरा देता है और तभी उसे सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसकी परफॉर्मेंस 545 हो गई है। देखने में लग रहा है कि सिस्टम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी नोटिफिकेशन आती है कि हमारा हीरो लेवल 2 पर पहुंच गया है और वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके स्टेट एक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ गए थे और इसी एक्साइटमेंट के साथ वो और 100 पॉइंट यूज कर लेता है और एक ट्री स्पिरिट एबिलिटी खरीद लेता है और वो जैसे ही ट्री स्पिरिट को समन होने के लिए बोलता है एक लाइट पूरे एरिया में फैल जाती है और एक ग्रीन स्पिरिट कह लो, एक परी कह लो, उसके सामने आ जाती है। हमारा हीरो सरप्राइज होके कहता है कि ये तो वही है ना जिसको इसने जंगल में सबसे पहली बार देखा था और तब तो उसे लगा था कि ये एक फायरफ्लाई होगी। फिर हमारा हीरो उस स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि जाओ मिसिंग गॉगलिन्स को ढूंढो। उसके बाद वो ट्री स्पिरिट हमारे हीरो के ऑर्डर पे वहां से निकल जाती है और मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगती है। फिर हमारे हीरो को पता चलता है कि वो ट्री स्पिरिट जंगल के पेड़ों से मेमोरी कलेक्ट करके हमारे हीरो के माइंड में डाल रही है पर अभी भी ये प्रोसेस काफी स्लो है, शायद उसका लेवल अभी कम है इसलिए। तभी वो अपना स्टेटस विंडो और एबिलिटी एनालाइज करता है और तब उसे पता चलता है कि अब उसके पास 2 एबिलिटी है, एक सर्चिंग की तो दूसरी ट्रैकिंग की और वो खुशी से दोनों एबिलिटी ले लेता है और वो तुरंत अपना हाथ जमीन पे रखता है और सर्चिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होती है मरे हुए गॉगलिन्स की जो कि उसी ने मारे होते हैं। पर तभी उसे एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है और वो समझ जाता है कि ये कोई गॉगलिन्स तो नहीं है। वो जैसे ही वहां भाग कर जाके देखता है तो क्या देखता है कि एक गॉगलिन उसके हंटर दोस्त को मारने वाला है। तो वो उस हंटर से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जब मैंने तुम्हें बोला था कि सारे गॉगलिन्स मैं मारूंगा। और वो हंटर भी लाइक भाई मैं हंट नहीं कर रहा, यहाँ मैं खुद हंट होने वाला हूँ, तो सिर्फ खड़ा मत रह, मेरी हेल्प भी कर। फिर हमारा हीरो उस गॉगलिन बस पर जंप कर देता है लेकिन वो इजिली बच जाता है। लेकिन जैसे ही गॉगलिन बस थोड़ा सा स्टेबल होने का कोशिश करता है लेकिन तभी हमारा हीरो वहां पर आके उसके छाती में चाकू घोंप देता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका लेवल अप हो गया है और साथ ही उसको 120 अचीवमेंट पॉइंट मिल जाते हैं। और ये हंटर जो हमारे हीरो को देख रहा होता है वो टोटली अमेज हो जाता है उसकी एबिलिटी देखकर। उसके कुछ देर बाद दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और ये पहले वाला मिलिट्री ग्रुप उनको देख रहा होता है और तभी एक मिलिट्री बंदा बोलता है कि यही वही बंदा है ना जिसने उस बाउंटी वाले को पकड़ा था और बोलता है कि कैप्टन खांग ने बोला था कि ये बंदा अगर वापस आ जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। लेकिन जैसे ही दूसरा बंदा इनके डंजन क्लियर का टाइम देखता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने इतने कम टाइम में डंजन क्लियर कर दिया। और इसी बीच ये हंटर लड़का बोलता है कि मुझे अब अपनी टीम के पास वापस जाना है, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट जरूर करूंगा। और हमारा पार्क भी कहता है ठीक है, मैं सारे कपड़े वेयर हाउस में छोड़ जाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमारा बंदा एक अलग जगह पर होता है और वो जैसे ही गेट खोल के अंदर जाता है तो उससे मिलता है ये कैप्टन और वो पूछता है तुम्हारा नाम ही सुहो है और सुहो भी लाइक तू है कौन। फिर वो कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं खांग हूँ, 27 कॉम्बैट टीम का कैप्टन सीला ग्रुप से, क्या मुझे तुम्हारे कुछ मिनट उधार मिल सकते हैं। बाद में वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। कैप्टन हमारे हीरो को इनवाइट करता है कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन कर ले, हम तुम्हें ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट देंगे। लेकिन हमारा हीरो भी लाइक मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर कैप्टन इरिटेट हो जाता है और सोचता है आखिरकार इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है, इसने कुछ भी सोचा ही नहीं और गिल्ड ज्वाइन करने से मना ही कर दिया। और वो पूछता है अगर तू ऑलरेडी किसी ग्रुप से एसोसिएट है तो हम ऑफिशियली ऑफर भेज सकते हैं। फिर हमारा बंदा बोलता है मैं किसी भी गिल्ड में नहीं। फिर कैप्टन उसे बताता है कि हमारे गिल्ड की रैंक 4 है और तुम्हें ये समझने चाहिए कि हमारे बीच और टॉप के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और हमारा हीरो भी लाइक बात वो नहीं है, मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप आता है और अब हमारा बंदा घर पहुंच चुका है और कहता है लगता है वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। फिर वो छत पर जाके थोड़ा सा आराम करने लगता है और धूप लेने लगता है। तभी ये दादी भी वहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है। अब अपनी दादी को सब कुछ अकेला करते हुए देखकर हमारा हीरो उनकी हेल्प करने के लिए जाता है, जहाँ दादी उससे पूछती है तू इतना यंग कैसे दिखता है, क्या तेरी एज उल्टी बह रही है। देन हमारा हीरो सेज
मैं उम्र में आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा हूँ। फिर दादी थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है कि आजकल मॉन्स्टर कहीं से भी निकल आ रहे हैं और किसी को भी मार दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद यंग दिखना कोई सरप्राइज वाली बात तो नहीं है। मैंने सुना तुम्हें यहाँ से गायब हुए 10 साल हो गए और तुमने अपने भाई को भी नहीं देखा था। और देखो, अपने फैमिली का ध्यान रखना और दोबारा अपने फैमिली का दिल मत तोड़ना। ये सुन के हमारा बंदा भी लाइक, दादी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इसके थोड़ी देर बाद हमारे हीरो का भाई और उसका छोटा बेटा आ जाता है एंड इसके बाद हमारा हीरो उतने भाई को 50 मिलियन वॉन देता है और बोलता है जा अपना कर्जा चुका दे और जल्दी आना, हमें साथ में डिनर भी करना है। ये देखकर उसका भाई इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। लेकिन सुनहो बोलता है कि ज्यादा इमोशनल मत हो, बस जा और सब कुछ संभाल लेना। उसके भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी हमारा हीरो अपने भाई को आवाज लगाता है और बोलता है आते समय कुछ खाने को भी ले आना। उसके बाद हमारा बंदा वहीं बैठा हुआ है और अपने भतीजे का ख्याल रख रहा है। पर तभी एकदम से एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है और लिखा होता है कि टारगेट उसको फॉलो कर रहा है, अब उसका एक नाम दो। फिर हमारा बंदा सोच रहा है कि इस डॉग का अब मैं क्या नाम रखूं। तभी उसका भतीजा उसको नाम सजेस्ट करता है कि इसका नाम बेकुकू रखो और हमारे बंदे को भी ये नाम अच्छा लगता है और वो इस डॉगी का नाम बेकुकू रख देता है। उसके बाद काफी टाइम हो जाता है लेकिन जुनू आता ही नहीं और उसके बच्चे को भी जोरों से भूख लग रही है लेकिन जुनू का कोई अता पता ही नहीं। तभी हमारे हीरो को अपने भाई का ट्रक दिखता है तो सोचता है चलो मेरा भाई सेफली घर तो आ गया। उसके थोड़ी देर बाद जैसे हमारा हीरो और उसका भतीजा ट्रक के पास जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमारे हीरो का भाई पूरे खून से लथपथ है। तब सुहो जुनहो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। जिसके थोड़ी देर बाद हमारा सीन जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर जिसके अंदर कुछ लोग कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। वो आपस में उसी चैंपियन मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे मिखाइल और होरिजन लड़ने वाले हैं और उन दोनों फाइट पर बेट लगाने की बात चल रही है यहाँ पर तभी दरवाजे के बाहर से जोर जोर से आवाज आती है और इनका बॉस लिटरली काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और पूछता है ये आवाजें किस चीज की हैं, चेक करो जाकर। और दो बंदे जैसे ही जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या सीन है तभी दरवाजा खुलता है और एक बंदा दिखता है जो पूरा खून से सना हुआ होता है। पर तभी एक हाथ उसके सर पर आता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। ये देखकर सारे बंदे शॉक हो जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। पर तभी एक डेडली आइज दरवाजे से दिखती है और वहीं से पूरा कांड शुरू हो जाता है। फिर हमारा हीरो उन सभी बंदों को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि किसी का आधा फेस ही कट जा रहा है, किसी के खून निकले जा रहे हैं, किसी को जमीन में पटक के मार रहा है, किसी के डेक्स मार रहा है, तो कोई यहाँ पर भीख मांग रहा है। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा और उनके बॉस की तो फटी पड़ी है कि यार ये बंदा है कौन। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है कि शायद ये एक रिटर्नी है जो कि अब अवेक हो चुका है। पर तभी हमारा हीरो एक टेबल उठा के उनकी तरफ फेंक देता है और टेबल पर चढ़ के पूछता है क्या तेरा ही नाम किम है। वो बॉस इरिटेट होके बोलता है हाँ मैं ही हूँ किम, पर तू कौन है। फिर हमारा हीरो कोल्ड वे में बोलता है मैं वो हूँ जो जुनू का कर्जा लौटाने आया है। लेकिन वो बॉस भी लाइक तू अपने आप को समझता क्या है, किसी भी ऑफिस में चढ़ेगा वहाँ के इनोसेंट लोगों को मारेगा तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा क्या, तू भी नहीं बचेगा। पर तभी हमारा हीरो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि इसमें उसका क्या कसूर था, मेरा भाई बस अपना कर्जा चुकाने के लिए आया था तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हें बस पैसों से मतलब था तो पैसे लेके निकलते ना, तो तुमने अपनी लाइन क्रॉस क्यों की। और इस बीच हमारा हीरो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार ही जा रहा होता है। वो बंदा हमारे हीरो से भीख मांगते बोलता है भाई मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। तभी हमारा हीरो कोल्ड स्टाइल में बोलता है कर्जा सेटल कर वरना यहीं चाटे मार मार के जिंदा मार दूंगा। और वो बंदा रोते हुए बोलता है मैं अभी के अभी सब कुछ सेटल करता हूँ। इसके बाद ये पूरा गैंग हमारे हीरो के सामने घुटनों पर बैठा है और सबके सब बोल रहे थे कि आज से जुनू का सारा कर्जा सेटल हो चुका है और अब वो कम्प्लीटली कर्जे से फ्री है। और फिर हमारा हीरो उनको वार्निंग देता है कि अब तुम मुझे दिखे तो तुम लोग अपनी कब्र खोद लेना। इसके बाद सारे गुंडे घुटनों पर बैठ के हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम सब समझ गए। इसके बाद हमारा बंदा यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ये बॉस अपनी औकात दिखा देता है और कहता है कि मेरे पास भी कई सारे कनेक्शन है तो अब सब के सब तुम मरोगे। इसके बाद सीन जाता है इस कैप्टन के पास जो कि अपने दोस्त से बोल रहा होता है कि मुझे एक नया टैलेंट मिल चुका है। उसे हमारे हीरो की सारी डिटेल देखने को बोलता है और वो जैसे ही हमारे हीरो की सारी डिटेल देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक एफ रैंकर है और इसने आज ही रजिस्टर कराया है। तो कैप्टन बोलता है हाँ मैं इसलिए तो बोल रहा था और ये बंदा सच में इंटरेस्टिंग है, इसकी प्रोफाइल को हमें डीप में चेक करना चाहिए। वो दूसरा बंदा जैसे ही उसकी प्रोफाइल चेक करने जाता है सिस्टम पॉपअप आ जाता है एक्सेस डिनाय। ये दोनों शॉक में आ जाते हैं कि ये बंदा है कौन जिसका प्रोफाइल कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। लेकिन फिर भी ये बंदा किसी न किसी तरीके से करके सिक्योरिटी बाईपास करके उसका इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेता है। और उनको एक बात समझ नहीं आ रही होती है कि इसकी प्रोफाइल को इतना सीक्रेटली क्यों रखा गया है।
और फिर वो चेक करते हैं कि हमारे हीरो ने किसी भी गिल्ड को अभी तक ज्वाइन नहीं किया और उन्हें लगता है कि इसके पीछे शायद कोई और ही कहानी है। लेकिन जैसे ही ये बंदा हमारे हीरो की एबिलिटीज चेक करता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो बोलता है मैटेरियलाइजेशन, ब्रेड और वाटर, ये सब क्या है? और कैप्टन से बोलता है क्या उसने ब्रेड और वाटर से उस सी लेवल वाले बंदे को पकड़ा था? फिर वो बोलता है इसकी स्टेट को देखो, ये 10 साल से मिसिंग था, इसलिए ये पूरी सिचुएशन काफी अजीब लग रही है। फिर वो बोलता है कहीं ये कोई स्पेशल एजेंट तो नहीं है? फिर वो कैप्टन बोलता है मैं तो बस इसकी पावर को ही देख रहा था, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा भी हो सकता है। फिर ये बंदा बोलता है मेरा सजेशन सिंपल सा है, इस बंदे को रिक्रूट करने का प्लान ड्रॉप ही कर दो। और बोलता है मैं 100% श्योर हूँ ये गवर्नमेंट का आदमी है। फिर वो दोनों मूड हल्का करने के लिए कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर ये कैप्टन उस बंदे से बोलता है प्लीज इस बंदे पर नजर रखना। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा बंदा अपने भाई से मिलने के लिए आता है और उसे होश में और जगा हुआ देखकर काफी खुश होता है। और यहाँ तक कि हमारा बंदा उसके लिए खूब सारा खाना भी लेकर आया था ताकि वो ज्यादा खाए और जल्दी से ठीक हो जाए। फिर हमारा हीरो पूछता है अब तू कैसा फील कर रहा है? फिर जुन्हो बताता है कि ये कल मेरी बैंडेज भी उतार देंगे। फिर जुन्हो एक्साइटेड होके बोलता है कि अगर यार तू पास हो गया तो तुझे कोई भी गिल्ड इनवाइट कर लेगी, कितना अच्छा होगा ये सब। लेकिन हमारे बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो सोचता है कि मैं जंगल का किंग था, मैं किसी और के नीचे काम नहीं कर सकता। और जुन्हो बताता है कि तू एक काम कर सकता है, किसी हाई रैंकिंग गिल्ड को ज्वाइन कर ले। लेकिन हमारा बंदा भी लाइक मुझे किसी भी गिल्ड की जरूरत नहीं है, मैं खुद की गिल्ड बनाऊंगा। ये सुनकर जुन्हो भी लाइक क्या तू सच में अपनी खुद की गिल्ड बनाने वाला है? उसके बाद सीन जाता है अवेकनर ब्यूरो पर, जहाँ पर ये लड़की कहीं जा रही होती है। लेकिन तभी उसका बॉस उसे पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि तू इतने दिनों से कहाँ गायब थी? और वो उसे डांट रहा होता है कि तेरे एरिया में 2 ब्रिजेस हो चुके हैं और अगर कल का पोर्टल ब्रिज पोर्टल होता तो पूरा शहर बर्बाद हो जाता। पर वो लड़की इरिटेट होते हुए बोलती है कि आप लोग मेरे बिना कोई काम कर नहीं सकते हो क्या? पर वो डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता है कि देख बहन, पोर्टल डिपार्टमेंट का मैनेजर सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, तू अपना टैलेंट वेस्ट क्यों कर रही है? पर वो लड़की उसको टोन मारते हुए कहती है मेरा दिमाग तो कहीं और रहता है ना। पर तभी वो डायरेक्टर उसके हाथ में एक पेपर पकड़ा देता है और बोलता है कि बकवास बंद करो और इसे पढ़ लो। वो लड़की पेपर देखकर शॉक हो जाती है, उसे लग रहा था कि अब थोड़ा सा उसे ब्रेक मिलेगा, पर उसे तो मैनुअल लेबर पर भेज दिया गया है। फिर वो डायरेक्टर बोलता है तू अकेली नहीं है, और भी वहाँ पर लोग हैं और तेरे लिए तो ये पहली बार नहीं है। फिर वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है और इधर ये डायरेक्टर उसे चिल्ला के बोलता है देखो, गुस्से में आकर किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट मत कर देना, हमारे पास लोगों की कमी है, हमें हर एक बंदा चाहिए। फिर ये लड़की बोलती है बेहतर होगा मैं उन लूजर को रिजेक्ट कर दूं जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमारा सीन जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इस बार पास होना ही है। और यहाँ पर एक बंदा होता है जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे इस बार मेरा हंटर लाइसेंस चाहिए। और जैसे ही ये बंदा इंस्पेक्टर्स को देखता है अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और तभी हमारा हीरो उसके पीछे आ जाता है और उसके फोन को घूरते हुए बोलता है भाई ये सब क्या है और ये सब हो क्या रहा है? और वो बंदा गुस्से में बोलता है क्या क्या तूने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी क्या? और हमारा बंदा तो उससे चिपक ही जाता है और बोलता है यार तुझे कितना सारा चीजें पता है, तू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी एक बंदा सबको वेलकम करता है और बोलता है मैं मैनेजर किम हूँ और इस 3 दिन तक चलने वाले हंटर एग्जाम का चीफ इंस्पेक्टर हूँ और मेरे साथ यहाँ पर 21 इंस्पेक्टर है जो कि तुम्हें जज करने वाले हैं कि तुम में इस टेस्ट को पास करने की औकात है भी या नहीं। और वो आगे बोलता है कि जब तुम आए थे तो सबको एक टिकट मिला था जिस पर तुम्हारा नंबर लिखा हुआ है, अब हम रैंडम ड्रॉ से तुम्हारा इंस्पेक्टर सेलेक्ट करेंगे, जिसका नाम बुलाया जाएगा वो एक लाइन में खड़ा हो जाएगा अपने इंस्पेक्टर के साथ। और ऐसे ही टाइम गुजर जाता है और काफी लोगों का नाम बुलाया जाता है। फिर हमारे हीरो की बारी आती है जिसका नंबर होता है 15। पर जैसे ही देखता है कि उसका इंस्पेक्टर कौन है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका इंस्पेक्टर वही लड़की है जो उसे पहले मिली थी। उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर बोलता है अब सभी यहाँ से चले जाओ और अपने अपने रूम में जाके बैठो अगले अनाउंसमेंट तक। उसके बाद हम सेम यूट्यूबर को देखते हैं जो कि हमारे हीरो के टीम में ही है। हीरो जैसे उसकी हालत देखता है तो वो उससे पूछता है कि तू रो क्यों रहा है, तू तो पहले बड़ा जोश में दिख रहा था मुझे। वो यूट्यूबर हमारे बंदे को जैसे देखता है वो पहचान जाता है कि अरे ये तो वही बंदा है। फिर वो हमारे हीरो को बताता है कि तुझे पता भी है कि उस ब्लोंड लेडी का पूरा नाम क्या है, लोग उसको बिच क्यों बोलते हैं, मालूम भी है तुम्हें, और अगर उसका मूड खराब हो जाता है तो वो सबको ही आउट कर सकती है। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर कोई बंदा रेडी ही नहीं तो उसमें उस इंस्पेक्टर की क्या गलती। फिर वो यूट्यूबर इरिटेट होते हुए बोलता है भाई तू तो मेरे वर्ड्स को इग्नोर ही कर रहा है, मुझे पहले से पता था कि तू बेकार निकलेगा, थोड़ा तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीख।
फिर हमारा हीरो सीधे बोलता है अगर तुझे मेरे टोन से दिक्कत है तो असली मर्दों की तरह इसे सॉल्व करते हैं फाइट करके। इस बात को सुनकर वो यूट्यूबर बोलता है तुझे क्या लगा मैं कोई इजी टारगेट हूँ। फिर हमारा हीरो भी लाइक हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हमारे हीरो की बात सुन के वो यूट्यूबर और भी भड़क जाता है और बोलता है चल इसको आज सेटल कर ही लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ये चोई भी यहाँ पर पहुंच जाती है लेकिन वो देखती है कि रूम में तो कोई नहीं है। फिर वो गुस्से से लाल हो जाती है। फिर हमारा सीन जाता है एक रिंग एरिया में जहाँ पर हमारा हीरो और वो यूट्यूबर फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और वो यूट्यूबर हमारे हीरो से बोलता है कि तूने गलत बंदे से नाम ले लिया। तूने कभी टीवी पर फेरी हीरो का नाम सुना है? मैं एक प्रोमिसिंग बॉक्सर यूट्यूबर हूँ। लेकिन हमारा हीरो भी लाइक यूट्यूबर एक कोई खाने की चीज है क्या? ये सुनकर वो यूट्यूबर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बोलता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे चेयर कर रहे होते हैं कि लड़ो भाई लड़ो। और ये यूट्यूबर भी बोलता है कि मेरी हॉबी ही है बदतमीज लोगों को सबक सिखाना। और हमारा हीरो भी सोच रहा होता है अब आने वाला है असली मजा। और इसी के साथ वो यूट्यूबर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर आ जाती है चोई। वो गुस्से में आकर सबको बोलते हैं अभी के अभी सब यहाँ से निकलो और अपने वेटिंग रूम में जाओ। और सारे के सारे लोग उसको देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। चोई हमारे लड़के और उस यूट्यूबर को देख रहे होते हैं और बोलते तुम्हें यहाँ से डिसपेल करवाना है क्या? और वो यूट्यूबर सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का सोच रहा होता है लेकिन चोई बोलती है अपना मुंह बंद रख। और बोलती है यहाँ से सारे के सारे लूजर जा चुके हैं तो अपनी फाइट शुरू करो। और जो मैच हारा वो यहाँ से आउट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसी के साथ इन दोनों की फाइट यहाँ से दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। और यूट्यूबर बोलता है देख भाई अगर तू हारा तो मेरे को ब्लेम मत करियो। और जैसे मुक्का मारने जाता है लेकिन बट वॉट एक ही मुक्के में ये बंदा यहीं पर ढेर हो जाता है और दोबारा उठ भी नहीं पाया। और इधर चोई ये सब कुछ देखकर सुओ को ब्लेम कर रही होती है। जब से मैंने इसे देखा है तब से मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है और ये फीलिंग जाने का नाम नहीं ले रही। तुम क्या सोचे वो वाली फीलिंग नहीं बेटर की हो, ये वो फीलिंग नहीं है, ये कोई और सी है। और सुओ बोलता है अरे तू मेरे को इतना क्यों देख रही है? अगर मैं इतना ही स्मार्ट लगा तो आजा फाइट में लड़ते हैं। और उसके सामने एक कंडीशन भी रखता है अगर मैं जीता तो तू इस यूट्यूबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। और चोई भी लाइक तू सच में पागल है और वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और वो उससे पूछती है तू इर्रेगुलर है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है इरेगुलर क्या होता है? लेकिन चोई सीधा ही अटैक कर देती है और बोलती है अगर तू बच गया तो मैं तुझे पक्का बताऊंगी। पर सुहो उसकी मुक्के को इजिली डॉच कर देता है। बंदे ने लिटरली बस हल्का सा हाथ लगाया है और इधर चोई भी कम नहीं है, मुक्के पर मुक्के लातों पर लाते दिए जा रही है। और जब इससे बात नहीं बनती तो वो हवा में उसको अपर किक मारती है और बोलती है पक्का ये कुछ ना कुछ छिपा रहा है। और बोलती है लगता है गया। तभी वो शॉक हो जाती है। सुहो तो स्पाइडरमैन की तरह इनके ऊपर चिपका हुआ है और बोल रहा है तू स्ट्रॉन्ग तो है। चोई को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बच कैसे गया और इसीलिए वो सबसे पहले एक अपर किक देके उसे नीचे गिरा देती है। और जैसे एक और किक मारने वाली होती है तो सुहो उसको डॉच कर देता है एंड देन अगेन मुक्कों की बरसात शुरू हो जाती है। और जैसे ही चोई उसको लात मारती है वो डॉच करता है और उसको एक मुक्का दे के मारता है। वो मुक्का इतना तगड़ा था कि चोई ने जो मैजिक शील्ड बनाई थी वो भी टूट जाती है और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और जो सुहो अभी तक डिफेंड कर रहा था वो अब अटैक करने लगता है। उसे तो मजा आ रहा है इन सब में। फिर चोई सोचती है कि जो मैंने इसके बारे में फील किया था वो सब सच था। इसी के साथ वो सरेंडर कर देती है और सुहो भी लाइक अरे अभी तो फाइट में मजा आने लगा था, तू इतनी जल्दी सरेंडर कर दी। फिर चोई उसे समझाती है कि ये जगह हमारे लिए काफी छोटी और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चल चल निकल। तो चोई भी पूछती है अच्छा ये बता तेरा विश क्या है? बैट तो बैट होती है। तो सुहो पूछता है अर्थ पर तुम्हारे जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं क्या? तो चोई बोलती है देख अर्थ पर तो बस मेरे जैसी बस मैं ही हूँ सिंगल। तो हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बोलता है तो ठीक है मैं तुझे चूज करता हूँ, तो चलो साथ में बच्चे करते हैं। ये सुन के लड़की उसके मुंह पे डायरेक्ट एक थप्पड़ खींच के मारती है। और इधर ये यूट्यूबर भी होश में आ जाता है और उस यूट्यूबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और सोच रहा होता है उस गोल्डी ने सुहो को थप्पड़ क्यों मारा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ा हूँ। और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो तो बस एक मुक्के में ही ढेर हो चुका था। और इतने में ये चोई भी यहाँ से चली जाती है गुस्से में। और ये यूट्यूबर सुहो पर गुस्सा होते हुए बोलता है अब तो तू खुश है ना कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया एग्जाम देने से पहले ही। सुहो उस यूट्यूबर को बताता है कि तू डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। फिर हमारा सीन जाता है उस कैमरे के ऊपर जहाँ ये चीफ ऑफिसर उन सबको देख रहा होता है और वो शॉक में होता है कि चोई इस बंदे से हार गई। फिर वो यूट्यूबर पूछता है कि इसका क्या मतलब कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। फिर सुहो उसको बताता है कि मैंने उससे बोला था कि तुझे डिस्क्वालीफाई ना करें। अब उस यूट्यूबर को लगता है कि उसको ये चाटा इस वजह से पड़ा था। सुहो ने उससे रिक्वेस्ट की होगी इसलिए उसको थप्पड़ मार दिया होगा। भाई ये इमोशनल हो चुका है और वो सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है और जिसे अभी थोड़ी देर पहले गाली दे रहा था उसे अब भैया बोल रहा है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है और सुहो को अभी के अभी डायरेक्टर रूम में बुलाया जाता है। और अब सुहो चीफ ऑफिसर के साथ बैठकर चाय पी रहा है और पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और वो बंदा बोलता है कि बात स्टार्ट करने से पहले मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम बात करने वाले हैं वो सब रिकॉर्ड होने वाला है। और सुबह भी लाइक ठीक है मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलता है मैंने तेरी और चोई की फाइट देखी और मैं ये देख के शौक हूँ कि एक कैंडिडेट ने बी रैंक के हंटर को हरा दिया है, तो तू क्या एक इरेगुलर है क्या? जिसे सुन के हमारा हीरो बोलता है ये होता क्या? मैं ये सेकंड बार सुन रहा हूँ, मुझे पहले ये बता। फिर ऑफिसर बोलता है कि शायद तुझे अभी तक ब्रिज पोर्टल के बारे में नहीं पता। ब्रिज पोर्टल अर्थ से 3 प्लेनेट को कनेक्ट करते हैं। पहला प्लेनेट है अरोका जहाँ पर एल्फ्स और बौने लोग रहते हैं और वो लोग अर्थ के साथ अच्छा
रिलेशन रखते हैं और कभी कभार मैजिक सिखाते हैं। और दूसरा प्लेनेट है गुजिया, जहाँ मैमल्स और मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट हमारे एलाइज है और मैमल्स हमारे दुश्मन है। वो हमेशा प्लेनेट पे राज करने के लिए लड़ते रहते हैं। और तीसरे प्लेनेट का नाम है मिड युवा, जो पूरा ऑर्क्स के कब्जे में है। और इसके अलावा वहाँ पर और भी खतरनाक मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। और जो अर्थ के लोग इन 3 प्लेनेट से वापस आए, उनके पास इतनी पावर आ गई जो अवेकनर से भी ज्यादा पावरफुल हो गए। इसलिए हम लोगों ने उन्हें इर्रेगुलर बोल के अलग से क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद सुबह भी लाइक भाई ये सब तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि जहाँ पर मैं था ये तीनों प्लेनेट में से कोई भी नहीं था। ये सुहो की बात सुन के सोचता है कि अगर ये तीनों प्लेनेट में से नहीं है तो क्या ये एक नॉर्मल डंजन ब्रेक से आया है। फिर ये सुहो से पूछता है कि अच्छा तो फिर किस प्लेनेट से तू आया है। तो सुहो इस टकले से बोलता है कि देख मैंने पहले इस डॉक्टर को बता दिया है कि मैं 1000 साल से भी ज्यादा वुल्फ के साथ रह चुका हूँ। ये सुनकर वो सुपरवाइजर कम्प्लीटली शॉक बैठा हुआ है। इसके बाद सुहो अपनी पूरी कहानी उसे भी बताता है। फिर ये चीफ ऑफिसर सुहो से बोलता है कि थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, अब तुम वापस अपने वेटिंग रूम में जा सकते हो। और मैं चीफ ऑफिसर की शक्ल देख के बोल सकता हूँ कि इसको घंटा विश्वास नहीं हुआ उसकी स्टोरी पे। उसके बाद एक ऑफिसर जिसका नाम किम है वो अंदर आता है और बोलता है कि सर क्या आपने मुझे बुलाया था। इसके बाद चीफ उससे बोलता है कि अब तुझे टीम 15 का सुपरवाइजर बनना है। फिर ये ऑफिसर बोलता है पर सर वो तो कैप्टन चोई संभाल रही थी ना। हाँ पर वो थी, पर अब भाग चुकी है। और उसे डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि तुझे कैंडिडेट सुहो पर नजर रखनी है और टेस्ट खत्म होते उसके सारी डिटेल और रिपोर्ट मुझे लाके देनी है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि सारे कैंडिडेट अपने अपने स्पोर्ट्स शूज पहनो और बाहर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे कैंडिडेट पहुंच जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और यूट्यूबर न्यू सुपरवाइजर को देख के बोलता है कि चोई कहाँ पर गई। इस बात से काफी सारे कैंडिडेट खुश भी होते हैं कि उसे बाहर कर दिया। और ये सुपरवाइजर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम किम है और मैं टीम 15 का सुपरवाइजर हूँ। फिर वो सभी कैंडिडेट्स को आज के फिजिकल टेस्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। 9 सेकंड में 100 मीटर डैश और 1 घंटे में टेट्रालोन कंप्लीट करना है। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और सबसे पहले ये मोटी लड़की डिस्क्वालीफाई होती है और बोलती है हीलर्स के लिए एग्जाम इजी होना चाहिए ना। वो सुपरवाइजर भी लाइक क्या मॉन्स्टर भी तेरे लिए वेट करेगा क्या। और इसके बाद बारी होती है यूट्यूबर की, जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है 9 सेकंड तो मेरे लिए काफी ज्यादा ही है, मैं तुझे नेक्स्ट राउंड में मिलता हूँ। और सच में बंदे ने 8 सेकंड में टेस्ट पूरा कर लिया और अगर 1 सेकंड में इधर उधर होता तो इसकी लग जाती। और अब बारी होती है हमारे हीरो की और जिस वक्त हमारा हीरो तैयार हो रहा था दौड़ने के लिए, उस वक्त ये सुपरवाइजर अपने चश्मे में लगे हुए कैमरे को स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है और 100 मीटर डैश को फ्लैश से भी जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देता है। और सुपरवाइजर को तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और इधर ये पूरी की पूरी टीम 15 शॉक में है। इसके बाद ये सुपरवाइजर सीधे के सीधे चीफ ऑफिसर को कॉल कर देता है और उसे बताता है कैंडिडेट सुहो का फिजिकल रिजल्ट आ चुका है, ये कम्प्लीटली शॉक कर देने वाला है, मैं आपको अभी कभी वीडियो भेजता हूँ। और चीफ ऑफिसर शॉक होकर बोलता है कि क्या सब कुछ रिपोर्टर ने भी ये सब कुछ देखा है क्या। और इधर ये रिपोर्टर सुहो की फोटो लिए जा रहे हैं, ये बंदा इंसान भी है क्या। इसके बाद ये चीफ ऑफिसर सीधा मिजो को कॉल करता है जो रिटर्नर ब्यूरो की डायरेक्टर है। इसके बाद बोलता है कि मैं आपको कुछ वीडियो भेज रहा हूँ पार्क सुहो की, जिसको आपको अभी के अभी देखना चाहिए। ये बात सुन के मिजो शॉक हो जाती है और उसके बाद वो सुहो की वीडियो देखती है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि चीफ ऑफिसर जल्दी से सबका झूठ पकड़ लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एफ रैंकर ने जो कुछ भी डॉक्टर को बोला था वो सब कुछ सच था। लेकिन मिजो को अभी भी डाउट होता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट इतनी इजिली सच कैसे हो सकती है। अगर ये लड़का सच में इर्रेगुलर है तो ये बी रैंक से ऊपर ही होगा और अगर इसकी स्टोरी सच है तो ये किसी 4th प्लेनेट से वापस आया है। फिर ये अपने असिस्टेंट से बोलती है कि मेक श्योर करो कि कोई भी रिपोर्टर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर वो रिपोर्टर बोलता है कि शायद हम लेट हो चुके हैं, पार्क सुहो की रिपोर्ट ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। देन मिजो ऑर्डर देती है कि इन सभी आर्टिकल्स को अभी के अभी रिमूव करो और इन सभी पर अभी के अभी रिस्ट्रिक्शन लगाओ। और इधर हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर सुहो की फोटो खींच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सर क्या आपका एक इंटरव्यू मिल सकता है प्लीज सर प्लीज। मिजो अभी भी शॉक में है। इन सब का मतलब तो ये हुआ ना कि पार्क सुहो ने बिना प्रोटेक्टिव गियर के पोर्टल क्रॉस करके अपनी फिजिकल कंडीशन मेंटेन कर ली। शायद उसे एफ रैंक इसलिए दिया गया क्योंकि उसके अंदर डायमेंशनल एनर्जी नहीं थी, पर जो कुछ भी हो अगर वो 4th प्लेनेट से वापस आया है तो वो साउथ कोरिया को बाकी कंट्री से आगे ले जा सकता है। इधर गाइस लिटरली रिपोर्टर्स ने ट्रेनिंग ग्राउंड को घेर रखा है, गार्ड भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सारे कैंडिडेट भी सुहो के बारे में बात कर रहे हैं कि तुमने अगर उसका रिपोर्ट देख लिया तो तुम भी शॉक हो जाओगे। और सुहो को इन सब बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बस आराम से बैठ के खाना खा रहा है। इस यूट्यूबर को देखो, सच्ची है मुझे समझ नहीं आता कि अपने आप को समझता क्या है। ये मनी मन सोच रहा है कि तो हाँ तभी तो मैं सोचू इसने मुझे 1 पंच कैसे कर दिया। इसे अफसोस हो रहा था कि मैंने इसकी पॉडकास्ट क्यों नहीं की। तभी सुहो उससे पूछता है कि तू मुझे घूर क्यों रहा है, तुझे खाना नहीं खाना क्या। तो ये बोलता है अरे नहीं बिग ब्रो, तुम्हें प्यास लग रही होगी ना तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। देख रहे हो बंदा कैसे चाटने में लगा पड़ा है। ये मनी मन सोच रहा होता है कि इसको देख कर ही लगता है कि ये किसी अलग ही लेवल का इंसान है। इसे पूरा यकीन हो गया था कि सुहो फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज बनेगा। इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने
वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जहाँ ये यूट्यूबर बोलता है कि लॉकर देख के लग रहा है कि काफी सारे लोग फेल हो चुके हैं, अब हमें मुश्किल होने वाली है। सुहो बोलता है कि क्यों? तो यूट्यूबर उसे बोलता है कि नेक्स्ट टेस्ट डेंजन रेड का है, अगर टीम में ज्यादा लोग होते हैं तो इजी होता है, वरना हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और लेकिन सुहो भी लाइक टेंशन नकू लेने का, हमें और लोगों की नीड नहीं है। जिसे सुनकर ये यूट्यूबर सोचता है ये तो कमाल का बंदा है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि डंजन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, अलग अलग एबिलिटी वाले लोग होते हैं तो फायदा होता है हमें। लेकिन सुहो बोलता है कि मैंने बोला है ना चिंता मत कर, लेकिन पहले मुझे ये बता कि जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तू फोन में कुछ कर रहा था, वो क्या था? यूट्यूबर यानी कि हान बोलता है कि मैं यूट्यूब पर लाइव कर रहा था, लेकिन तू ये मत बोलना कि तुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सुहो भी लाइक यूट्यूब ये क्या होवे? हान बोलता है कि भाई सीरियसली तू क्या किसी गुफा के अंदर रहता था क्या? सुहो हंस के बोलता है कि हाँ तू कुछ ऐसा कह सकता है कि हाँ मैं गुफा के अंदर रहता था। फिर हान अपना फोन निकालता है और सुहो को यूट्यूब दिखाता है कि ये होता है यूट्यूब। फिर वो उसे यूट्यूब के बारे में सब कुछ बताता है कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुम भी कर दो, सब कुछ बताता है। उसके बाद सुहो बोलता है कि तू तो सच में एक अच्छा बंदा है, क्यों ना तू मेरा क्लैन ज्वाइन कर ले। ये सुनकर यूट्यूबर शॉक हो जाता है कि क्या तू अपना क्लैन बनाने का सोच रहा है? तुझे किसी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना क्या? सुहो बोलता है। तो यूट्यूबर सोचता है कि अगर मैं क्लैन बनाने का वीडियो बनाऊं और साल के सबसे अच्छे हंटर के साथ वीडियो बनाऊं तो फेम ही फेम मिलेगा। फिर हम हान का छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो जमीन पे पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि बॉक्सिंग ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अपने पुअर बचपन को सह पाया। भले ही बंदा बार बार फेल हो रहा था, पर इन द एंड अपना प्रोफेशन लाइसेंस ले ही लिया, पर अब इसे बनना था चैंपियन। लेकिन जैसे ही वो ग्रेट डिजास्टर आया उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। लेकिन कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। फिर इस बंदे ने यूट्यूब किया और वापस प्रेजेंट में आते हैं और हान सोच रहा होता है कि ये तो वही मौका है जिसे मैं ढूंढ रहा था, इतना बड़ा चांस खुद चल के आया है, मैं इस बंदे के लिए कुछ भी कर दूंगा। देख के आंखों में आंसू आ जाता है और बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। वो सुहो से बोलता है कि तुझे ये तो पता है ना कि क्लेन चालू करने के कम से कम 3 बंदे होने चाहिए। सुहो जैसे ही सोच रहा होता है कि 3 बंदे, तभी एक अननोन बंदा उनके रूम में आता है। हान उस बंदे को देखकर सोचता है कि ये मॉन्क यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो मॉन्क अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम म्योंग जिंग है, मुझे टीम 15 में असाइन किया गया है। उसके थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होता है कि सभी कैंडिडेट अपने बैटल सूट पहन लो और 30 मिनट के अंदर 3rd फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। ये सुनकर हान बोलता है कि ये लोग सच में हमें इतनी रात में ये सूट पहनने को बोल रहे हैं। फिर सुहो बोलता है कि हम तो कल डंजन में जाने वाले थे ना, अभी क्यों? म्योंग जिंग उन्हें बताता है कि कभी कभी एग्जामिनर बिना नोटिस के भी रात को डंजन रेड कर देते हैं। फिर सीन कट होता है और सब कैंडिडेट एक रूम में होते हैं और बताया जा रहा होता है कि ये वो डंजन है जहाँ तुम इन एग्जाम के लिए जा रहे हो। ये सियोल के 5th सेक्टर में जो फिनिक्स गिल्ड के प्रोटेक्शन में है। ये एक लेवल 1 की डंजन है, इसमें टोटल 250 डोर हैं। फिर सुहो बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि गिल्ड के प्रोटेक्शन में है, जिसे सुनकर हान भी लाइक भाई तू सच में किसी और दुनिया से आया है क्या? हान उसे एक्सप्लेन करता है कि डोर हर जगह अपीयर हो रहे थे, जिस वजह से साउथ कोरिया गवर्नमेंट को सब कुछ कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट हंटर क्लैंस को हायर किया जो 12 सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं और यही हंटर क्लैन गिल्ड कहलाते हैं। गवर्नमेंट के लिए काम करने की वजह से उनको परमिशन मिलती है कि वो डंजन से इक्विपमेंट और डायमेंशनल एनर्जी प्रोसेस कर सकते हैं। और रही बात डायमेंशनल एनर्जी की, तो वो तो अब इस दुनिया की सोर्स बन चुकी है। तो सुहो बोलता है कि स्पेसिफिकली ये एक टैक्स फ्री जोन है जहाँ पर इजीली हम फ्री में हंट कर सकते हैं। तो हान बोलता है कि तू ऐसा बोल सकता है। फिर सुहो अपने मन में सोचता है कि मैं तो बस क्लैन बनाना चाहता था, क्योंकि मैं तो बस अपने भेड़ियों के झुंड के साथ हंटिंग मिस कर रहा था, पर अब तो मुझे खुद का लैंड मिल सकता है। फिर हान बोलता है कि अपनी खुद की डंजन होना बेस्ट होता है, किसी को पैसे देने नहीं पड़ते उसको यूज करने के लिए। फिर सुहो बोलता है फिर तो ठीक है, अब मेरे क्लैन का गोल है कि अब हमें गिल्ड बनना है। और हान भी लाइक पहले हम ये हंटिंग टेस्ट तो पास कर लें। तभी ये चीफ ऑफिसर बोलता है कि ये पोर्टल की लोकेशन का इमेज है सेक्टर 5 से, और इस डंजन को ब्रेक होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ये एक लेब्रिंथ टाइप का डंजन है, मतलब भूल भुलैया, जो कि सबसे लोवेस्ट डिफिकल्टी लेवल का होता है और सभी डंजनों में इसमें सबसे लोवेस्ट लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन दिक्कत बस इतनी थी कि वहाँ ज्यादा डायमेंशनल एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि मॉन्स्टर्स काफी वीक होते हैं इसलिए। और बस इस डंजन के बारे में चीफ ऑफिसर को बस इतना ही कहना था। फिर हान सोचता है कि अरे
ये क्या बकवास है बे, मॉन्स्टर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगे, अगर ध्यान नहीं दिया तो इस भूल भुलैया में अटक भी सकते हैं। और बोलता है अगर हमारे पास ट्रैकिंग एबिलिटी होती तो अभी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। पर सुहो भी लाइक भाई मेरे पास है ये एबिलिटी। हान ये सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या उसने सच में हंटर टेस्ट देने से पहले ये स्किल सीख ली, क्योंकि स्किल बुक की कॉस्ट लगभग 30,000 होती है। हान सोचता है कि कहीं सुहो अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुआ था। फिर हांग उस मॉन्क से पूछता है कि क्या तेरे पास भी कोई अवेकन स्किल है क्या, लेकिन वो मॉन्क कुछ भी नहीं बोलता। पर तभी मॉन्क लोगों का कुछ बजाने वाला होता है, वो निकाल लेता है। फिर हम इस मॉन्क का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ये इस ड्रम को बजा बजा के प्रेयर कर रहा होता है। इधर बड़े बड़े मॉन्स्टर उसके टेम्पल को घेर लेते हैं। इनफैक्ट एक जाइंट मॉन्स्टर तो टेम्पल को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी एक दूसरा मॉन्क उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इस ड्रम को बजाना बंद करो अभी के अभी। यंग जिंग को समझ नहीं आता कि ये इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है, और वो मॉन्क बोलता है प्लीज कोई इसे अपने साथ लेकर जाओ और इस एरिया को इवोक्यूलेट करो फटाफट से। और तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आता है और उस बंदे की कहानी वहीं पर खत्म। और वापस प्रेजेंट में आते हैं और म्योंग जोंग ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हांग उसको देखकर बोलता है कि तू अचानक से ये सब कुछ बिहेव क्यों कर रहा है। अभी ये चीफ ऑफिसर बोलता है अब तुम सब टारगेट पॉइंट पर जाने वाले हो, उसके बाद तुम सब सुपरवाइजर को लीड करोगे डंजन पर अटैक करते हुए। और वो सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता है कि तुम सभी के सभी पास हो जाओ। उसके बाद सभी के सभी लोग पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। ऑफिसर उनसे बोलते हैं कि फुर्ती दिखाओ, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। और इधर सुओ के टीम का सुपरवाइजर उन्हें वार्न कर रहा होता है जैसे ही तुम डंजन के अंदर एंटर करोगे ऐसे बिहेव करना है जैसे मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं, और अपने अकॉर्डिंग काम करना है। फिर यूट्यूबर पूछता है कि सर हमारे टीम में बस 3 ही बंदे हैं, अगर कुछ डेंजर हो गया तो आप हमारी मदद करोगे ना। और सुपरवाइजर भी लाइक अरे चलो तो सही। मॉन्क सुपरवाइजर से पूछता है कि क्या हम अपना पर्सनल वेपन भी यूज कर सकते हैं क्या। सुपरवाइजर बोलता है कि हाँ तुम कर सकते हो। हान शॉक हो जाता है कि क्या इसके पास हंटर टेस्ट के लिए डायमेंशन एनर्जी से बना हुआ वेपन भी है क्या। इसके बाद टीम 15 पोर्टल के अंदर एंटर करती है, यानी कि सुहो की टीम। फिर हान सोचता है कि बड़े भैया आगे ही क्यों रहते हैं हमेशा, ये चीज मुझे नर्वस करती है। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि सबसे पहले हमें पैरामीटर सेट करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पॉइंट भी कट सकते हैं। और कहता है कि मुझे साइलेंटली एंटर करना चाहिए था और सबसे पहले एक सेफ्टी जोन बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैंने शोर मचा के मॉन्स्टर को बता दिया कि हम यहाँ पर हैं। पर तभी एक मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, पर हमारा हीरो बस उसको झाड़ के दूर फेंक देता है। और ये यूट्यूबर बोलता है कि मॉन्स्टर को ऑफ गार्ड करना और चिल्ला के उनको बुलाना यही तो मेरा प्लान था। भाई ये बंदा खुद को चौधरी समझ रहा है और बोलता है कि बड़े भाई तुम सर्च का यूज कर रहे हो ना। पर तभी वो उसी वक्त एक ट्रैप पर गलती से पैर रख देता है जिससे कई सारे एरो उनकी तरफ आते हैं। पर तभी सीन कट होता है और उसी मॉन्स्टर पे आता है जो टेम्पल पर अटैक कर रहा था, और अब उस पर अटैक हो रहा है। और इधर ये मॉन्क खुद पर ब्लेम कर रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेरी गलती है। और उस मॉन्स्टर के साथ ये पूरा टेम्पल भी खत्म हो जाता है। और वापस प्रेजेंट में आते हैं और इधर ये मॉन्क अपनी एक स्टिक से सारे एरो को रोक रहा होता है। हान को ये सब कुछ देखकर यकीन नहीं हो रहा और बोलता है कि इस बंदे की स्किल तो अलग ही लेवल पर है। पर उसी वक्त हान एक और ट्रैप पर पैर रख देता है जिसके रिजल्ट में वो लोग सीधा नीचे गिर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ इस डंजन में मॉन्स्टर की दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत इस यूट्यूबर की है। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और वो सब लोग नीचे फंस जाते हैं। और हान भी लाइक यार ये सब कुछ कितना बुरा है, मुझे लग रहा है मेरे सारे सपने ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे। तभी वो कुछ मॉन्स्टर की आवाज सुनता है और सुअर से बोलता है बड़े भाई अब लगता है मॉन्स्टर की बारात आने वाली है। तभी वो मॉन्क सभी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मेरी अवेकन स्किल एरिया वाइज प्रोवोकन स्किल है, इससे सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो गए। ये सुनकर सुअर बोलता है ये तो अच्छी बात है, अब मुझे सभी मॉन्स्टर को ढूंढने का काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सुअर लात मारता है और ऊपर वाली गेट को तोड़ देता है। ये देखकर सुअर और मॉन्क को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बंदा ऐसे भी लात मार सकता है क्या। फिर सुअर मॉन्क से बोलता है कि भाई तू मुझे काफी पसंद आया, क्या तू मेरी गिल्ड को ज्वाइन करेगा। और वो मॉन्क भी लाइक एक्सक्यूज मी। पर तभी कई सारे मॉन्स्टर सुहो पर अटैक कर देते हैं। तभी सुहो अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज करता है और सारे ट्रैप्स को देखता है और उन सभी मॉन्स्टर की एमसीबीसी करने के लिए पहुंच जाता है। और इधर मॉन्क हान की हेल्प कर रहा होता है उसे ऊपर चढ़ाने के लिए। और हांग बोलता है कि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था। पर उसके बाद जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं सरप्राइज हो जाते हैं, सुहो ने उन सभी मॉन्स्टर को पहले ही खत्म कर चुका था। ये देखकर हान बोलता है ये सब कुछ इनसेन है भाई। फिर सुहो उन्हें बोलता है मुझे फॉलो करो और जो बचे हैं उनसे थोड़ा संभल के। और उसके बाद दोनों उसे फॉलो करते हैं और बचे कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं। मॉन्क सुहो को देखकर सरप्राइज होता है कि वो सभी ट्रैप को अवॉइड कर रहा है अपने ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज करके, इसलिए वो इतनी स्पीड में मॉन्स्टर को खत्म करते हुए जा रहा है और ट्रैप्स को भी अपने फेवर में यूज कर रहा है। पर तभी वो नोटिस
नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर सुहो को पीछे से अटैक कर रहा है, तो वह अपनी छड़ी फेंकता है और मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद सिस्टम सुहो को नोटिफाई करता है कि उसने 42 अचीवमेंट पॉइंट गेन कर लिए हैं। फिर सीन कट होता है कंट्रोल रूम में, जहाँ एक ऑफिसर बोलता है कि एक टीम डंजन से रिटर्न कर रही है। ये सुनकर चीफ ऑफिसर हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी, अभी तो टेस्ट को शुरू हुए बस 30 मिनट हुए हैं। वो बोलता है इस डंजन को क्लियर करने में कम से कम 5 घंटे तो लगते ही हैं। क्या कोई इंसिडेंट हुआ है क्या? और वो उससे टीम नंबर पूछता है। वो ऑफिसर बोलता है कि सर ये टीम 15 है और उनके सभी वाइटल्स नॉर्मल लग रहे हैं। उसके बाद ये चीफ ऑफिसर सुहो की टीम के सुपरवाइजर को कॉल करता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ रहे हो? तो सुपरवाइजर बताता है उन्होंने मिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। वो बोलता है कि जब आप वीडियो देखोगे तो खुद समझ जाओगे, पर लेवल 1 के डंजन में उसके पावर को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और साथ ही उसने डंजन के अंदर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। उसके बाद एक टाइम स्किप आता है जहाँ हमारा हान लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और सबको अपने सुहो क्लैन के व्लॉग में वेलकम करता है। फिर वो अपने सभी व्यूवर्स को सुहो क्लैन की डोमेट्री दिखाता है, जो कि असल में सुहो का घर ही होता है। वो दादी को बोलता है कि दादी मेरे सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलो, लेकिन दादी भी लाइक नरम माइक है, तू यहाँ से चला जा, मैं आज काफी बिजी हूँ, वरना आज यही मर जाएगा, तेरी हाथों को काट कर फ्राई कर दूंगी, फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा, समझा? दादी की बातों को सुनकर हान के कान से खून निकल जाता है। वो बोलता है कि दादी को बुरा मत बोलो, वो एक अच्छी इंसान है। फिर हान उस रूम में जाता है जहाँ सुहो और मॉन्क बैठे होते हैं। वो अपने व्यूअर्स से मॉन्क का इंट्रो कराता है और बोलता है कि ये जो गॉगल पहन रखा है इसका नाम है म्योंग जिन। फिर वो म्योंग से बोलता है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो बोलो। मॉन्क बोलता है मैंने काफी कुछ खोया है इविल स्पिरिट के अटैक से, पर मेरे बड़े डिसिप्लिन की वजह से मुझे ये एल्डर की छड़ी मिली। पर तभी जुनहू अपना ट्रक लेकर आता है और सुहो को बोलता है कि सब कुछ रेडी है। उसके बाद वो सभी ट्रक में बैठकर एक मिशन के लिए निकल जाते हैं। उनके ऊपर एक ड्रोन भी उड़ रहा होता है, जिसे देखकर सुहो बोलता है ये चीज क्या है, क्या मैं इसे तोड़ दूं क्या? हान उसे बताता है भाई ये तोड़ने की चीज नहीं है, इसे ड्रोन कहते हैं। फिर अपने व्यूवर्स को बताता है अभी हम एरिया 4 गेट 30 पर जा रहे हैं, तुम्हें तो ब्लू पोर्टल दिख ही रहा होगा ना। आज एक हिस्टोरिकल दिन है क्योंकि ये हमारा पहला मिशन है, यानी सुहो क्लैन का पहला मिशन होने वाला है। उसके बाद वो सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ कई सारे बैट्समैन की बैट होती है। हान सुहो से पूछता है क्या तेरे पास कोई लॉन्ग रेंज की स्किल है क्या? फिर सुहो बोलता है कि नहीं ब्रो। फिर हान भी लाइक फिर हम इन सभी बैट्स को कैसे पकड़ेंगे? तभी मॉन्क बोलता है ये काम तुम सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वो अपना ड्रम बजाता है जिससे सारी बैट्स उसकी तरफ आ जाती हैं। फिर मॉन्क अपनी छड़ी का यूज करते हुए अपनी फायर एबिलिटी दिखाता है और सभी बैट्स को खत्म कर देता है। पर तभी एंट्री होती है डंजन के बॉस की, एक जाइंट बैट। पर सुहो भी लाइक उसको बीच से काट देता है और मिशन कंप्लीट। फिर सुहो बोलता है कि गेट ओपन हो चुका है, जल्दी निकलो। और भाई ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है और व्यूवर्स को भी यकीन नहीं हो रहा होता है, वो तो खुद ही शॉक में बैठे होते हैं। उसके बाद सीन जाता है सीधा मीसो पर, जो भी ये लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि एरिया 4 में इन लोगों का स्पीड देख के लग रहा है कि ये तीनों बंदे 20 डंजन को एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेवल 1 डंजन तो इन लोगों के लिए बच्चों की चीज लग रही है मुझे। मीसो बोलती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी कि सुहो न्यूज में ना आए, पर उसका तो एक गिल्ड मेंबर यूट्यूबर निकला। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब पार्क सुहो की वीडियो रियल टाइम पॉपुलैरिटी में 3rd नंबर पर है, अगर इसे छोड़ दिया तो ये और बड़ा बन जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर मीसो बोलती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी वो किसी और वीडियो को देखती है, वहीं चैंपियनशिप का वीडियो, जहाँ पर रशियन हंटर ने होरिजन को हरा दिया है और अब वो वर्ल्ड नंबर 1 हीरो से फाइट करेगा। फिर मीसो बोलती है कि हीरो यानी कि ली संगबू एक SS रैंक इरेगुलर है जो साउथ कोरिया में ही पैदा हुआ था। अगर गवर्नमेंट ने गलती से इस बंदे को टैलेंटेड प्रोटेक्शन के नाम पर अप्रोच किया और फिर हमें दूसरा ली संगू संभालना पड़ा तो हम क्या करेंगे? इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाके सुहो से कांटेक्ट करेगी। फिर सीन जाता है सुहो के घर पर, जहाँ पर हान पूछता है कि आज म्योंगजिन नहीं आया क्या? फिर वो बोलता है नहीं। फिर सुहो पूछता है कि वो कहाँ गया, उसके पास तो कोई टेम्पल भी नहीं है। सुहो कहता है कि उसने मुझे बताया था कि वो सियोल में किसी टेम्पल फैमिली के साथ रहता है जो उस दिन बच गए थे। फिर हान बोलता है क्या हम इस पॉइंट पर एक दिन आराम भी नहीं कर सकते क्या? हमारा क्लैन भी लेवल रिन्यू करने के लिए क्वालिफाई है और ऊपर से हमारे बैंक में 140 मिलियन जमा हो गया है। जिसे सुनकर हान बोलता है कि इसका मतलब अब हम लेवल 2 के डंजन पे भी जा सकते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बस ब्लड क्रिस्टल जमा किए थे, फिर भी मेरा अकाउंट 3 दिन में 20 मिलियन वॉन से भर चुका है, और अगर हम अब से लेवल 2 डंजन को टारगेट करेंगे तो फिर हमें कितना डोनेशन मिलेगा। और इधर सुहो सोच रहा है कि मैंने 3000 से भी ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट कमा लिए हैं, तो मुझे अब नई नई एबिलिटी खरीद लेनी चाहिए। अब तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। इसलिए वो सभी को बोलता है कि आज के दिन वो सब आराम कर सकते हैं। फिर जुनहो बोलता है कि फिर तो मैं अपने बेटे और दादी को पार्क ले जाऊंगा जो पास में ही है। दूसरी तरफ ये दादी पप्पी को खाना देती है, जिसे देख
देखकर सुहो सोचता है कि क्या डॉगी भी इंसानों की तरह डेवलप हो सकते हैं क्या। फिर वो अपने भाई से पूछता है कि जुनहो तू अपनी ट्रक को कितनी बार रिपेयर कराता है, तुझे मुश्किल नहीं होती क्या। फिर जुनहो बोलता है कि भाई कहाँ से शुरू करूँ, पार्ट्स ढूंढना ही मुश्किल है और रिपेयर करने के तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। फिर सुहो भी लाइक तो भाई हम एक नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। फिर ये सुनकर जुनहो बिल्कुल खुश हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद दोनों कार शोरूम में होते हैं जहाँ पर मैनेजर उनको कार की सारी डिटेल शेयर कर रहा होता है। सुहो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुझे ये कार पसंद आई, तो जुनहो भी लाइक हाँ भाई। फिर सुहो बोलता है हम पेमेंट कैश में करेंगे और कार को हम अभी ले जा सकते हैं ना। फिर दोनों भाई अपनी न्यू कार पे गेड़ी मारने निकल जाते हैं और जुनहो बिल्कुल खुश लग रहा होता है और बोलता है कि ये गाड़ी तो कमाल की है, मेरी पिछली गाड़ी से तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। सुहो भी बोलता है कि हाँ और इस गाड़ी की पैसेंजर सीट तो काफी कमाल की है, मुझे ये गाड़ी पहले ले लेनी चाहिए थी। फिर जुनहो पूछता है कि पर हम एरिया 34 में क्यों जा रहे हैं, क्या वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है क्या। फिर सुहो बोलता है कि तूने बोला कि तू अवेकन नहीं हो पाया क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं थे, बस इसी वजह से आज हम तुझे अवेकन करने जा रहे हैं। और ये सुनकर जुनहो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उस एरिया के अंदर होते हैं जहाँ बस टूटी फूटी बिल्डिंगें होती हैं और एक अजीब सी वाइब। और ये पपी भी समझ जाता है कि ये जगह सच में अजीब है। ये देखकर हमारा हीरो बोलता है बेवकूफ तुम भी ये सब कुछ सेंस कर सकते हो ना, ये डेफिनेटली गॉब्लिन्स की स्मेल है। पर जुनहो की फटी पड़ी है। वो बोलता है कि भाई मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी सुहो गाड़ी से उतर जाता है और बोलता है कि तू पपी के साथ रह, मैं थोड़ी देर में आया। इससे पहले कि जुनहो उससे कुछ बोल पाए तब तक हमारा हीरो यहाँ से तेज स्पीड में निकल चुका होता है। फिर सीन कट होता है इस लोन शार्क वाली बिल्डिंग पर जहाँ पर लोन शार्क वाला बंदा सुहो की वीडियो देख रहा होता है डंजन क्लियर वाले। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये बंदा यूट्यूब पर काफी फेमस है और ये एक इर्रेगुलर है, इसलिए इसका कॉम्बैट लेवल तो मेजर ही नहीं हो सकता। फिर ये बॉस बोलता है कि अगर ये इस लेवल का है तो इसको मारने के लिए असिस्टेंट हायर करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, पर फिर भी मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। फिर वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मुझे एरिया 4 की सभी गिल्ड की लिस्ट चाहिए जिन्हें हम फंडिंग देते हैं। फिर सेक्रेटरी बोलता है कि एरिया 4, अरे वहाँ पर तो असिस्टेंट मैनेजर चोई है, ये वो चोई नहीं है, ये लड़का है और वो लड़की है, बस नाम सेम है। और बॉस बोलता है कि जल्दी उससे कांटेक्ट करो और वो इस काम के जितने भी पैसे मांगे हैं उसे वो दे देना। फिर सीन दादी माँ पे जाता है जो बारिश में भीगने की वजह से कह रही है कि मुझे लॉन्ड्री में ही रुकना चाहिए था। पर तभी एक कार उसके सामने रुकती है जो डायरेक्टर मीसो की होती है। वो दादी माँ से पूछते है कि क्या आपका नाम सुखजा है, हम रिटर्निंग डिपार्टमेंट से, क्या हम पाक सुहो से मिल सकते हैं। सीन फिर से जुनहो पर जाता है जहाँ अब रात हो चुकी है। जुनहो बोलता है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं मेरा भाई क्या कर रहा होगा। पर तभी एक गॉगलिन उसके कार से आके भिड़ जाता है, मरा हुआ जिसे सुनहो ने ही मारा होता है। वो अपने भाई से बोलता है गाड़ी से बाहर निकल। फिर वो उसे एक डैगर देता है और कहता है कि अगर तुझे इन्हें मारना ही है तो मेरे पीछे आ। जुनहो कम्प्लीटली डरा हुआ है। वो बोलता है कि क्या अवेकन होना सच में जरूरी है क्या। फिर सुहो सीरियसली कहता है कि अगर तू वीक रहा तो तू कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्हें जल्दी से खत्म करना है तुझे। तभी एक गॉगलिन डॉगी के पास आता है। सुहो उसे बोलता है बाइट करो उसे। फिर सीधा डॉगी उसके ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ में दांत काट देता है और गॉगलिन उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। फिर सुहो अपने भाई से बोलता है कि अब बेकुकू अभी काफी यंग है, अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो उसे पक्का मार देगा। और सुहो बोलता है कि उसे मार मेरे भाई। पर फिर भी जुनहो अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। पर जैसे ही गॉगलिन डॉगी को खाने वाला होता है जुनहो सीधा जाता है और गॉगलिन के सर में डैगर घुसा देता है। फिर सुहो उसे बोलता है फिर से कर। फिर जुनहो गॉगलिन को बार बार मारते ही जाता है। फिर उसके कपड़े, शरीर, हाथ पैर सब कुछ खून से लथपथ हो जाते हैं। सुहो उसे फिर से डैगर उठाने को बोलता है पर जुनहो रोता हुआ कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सुहो उसे बोलता है कि अगर तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। पर तभी एक और गॉगलिन वहाँ पर आ जाता है। सुहो अपने भाई से बोलता है कि इसे जल्दी खत्म कर और मेरे पीछे आ। जुनहो जैसे अपने भाई को जाते हुए देखता है उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जब उसे स्कूल के बंदे पीट रहे होते हैं और सुहो ने उसे इग्नोर कर दिया होता है और उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब सिचुएशन पहले वाली नहीं है। जुनहो को समझ में आ जाता है कि उसका भाई उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा था। वो अपना डैगर उठाता है और बोलता है कि ये सही है, वो हमेशा से ऐसा ही तो था। वो गॉगलिन जैसे उस पर चार्ज करता है ये बंदा डैगर उसके मुंह के आर पार कर देता है और डैगर को बिल्कुल नॉर्मली बाहर नहीं निकालता है, डैगर को अच्छे से रगड़कर सर को फाड़ते हुए बाहर निकालता है। एंड इस गॉगलिन को देखो एक बार तुम, इसके फेस का क्या ही मेकओवर किया इस बंदे ने। और जुनहो भी नहीं रुकता, बार बार डैगर घुसाया जा रहा है। भाई पहले बंदा कितना शरीफ दिखता था लेकिन अब देखो उसे तो अब मजा आ रहा है इन सब में। और मुझे पता है कि तुम्हें इस सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और अगर तुम चाहते हो इस सीरीज को मैं और भी कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में जाके नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल अच्छा है।